नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल अदावत, जिसके राइटर है रियाज आकिब कोलर, उसकी ये तीसरी एपिसोड है। और भाई मैं एक ही बंदी हूँ जो इस चैनल पर नावल पढ़ती है। मैं कोई 3-4 बंदियाँ नहीं हूँ जो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा नावल्स पढ़ सके। आप लोगों के माशाल्लाह से इतनी फरमाइशें आती, इतनी ज़्यादा फरमाइशें आती हैं, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बट मैं ये बता रही हूँ कि मैं इतने ज़्यादा नावल्स तो नहीं पढ़ सकती ना यार। आप लोग मेरे बारे में भी तो सोचिए, अगर मैं एकदम से बहुत ज़्यादा नावल्स आप लोगों को पढ़कर सुनाती रहूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। मतलब उनको रिकॉर्ड करना, उसके बाद एडिट करना, उनको अपलोड करना, ये इजी नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप लोग ये भी कह रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है आपको 2-2 चैनल स्टार्ट करने की। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और था कि मैं वहाँ पर विदाउट ऑडियो नावल दूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि मैं वैसे ही पीडीएफ तो देती हूँ, अगर मैंने विदाउट ऑडियो देने हैं तो मैं उनसे पूछ लूँ जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँगी, अदरवाइज़ उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। पीडीएफ प्रोवाइड करना मुश्किल नहीं है, आप किसी भी वक्त उसको कहीं भी बैठकर, आप ड्यूरिंग क्लास अगर आप फ्री हो आप उसको बना सकते हो और उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पीडीएफ प्रोवाइड करना ज़्यादा हेक्टिक वर्क नहीं है, तो वो इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं वहाँ पर वो दे दिया करूँगी। बट मैंने सोचा कि मुझे अभी ऑडियंस उसकी ज़्यादा नहीं मिलेगी, मेरे चैनल पर ज़्यादा जो ऑडियंस है वो ऑडियो की है। तो मैंने अपना नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की उधर शिफ्ट कर दिया। वो इसलिए किया कि उससे ज़्यादातर लोग नहीं सुनते। बहुत ज़्यादा सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि लॉन्ग जो नावल्स होते हैं वो लोग वो नहीं सुनते। बहुत दरमियाने जो नावल्स होते हैं, मैं कहती हूँ कि जिनकी 1-2 एपिसोड्स हो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 एपिसोड्स हो, लोग इस तरह के नावल ज़्यादा आई थिंक पसंद करते हैं। और अब इस तरह भी नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। किसी को शॉर्ट पसंद होते हैं एक ही एपिसोड के, किसी को बहुत ज़्यादा लेंथी पसंद होते हैं, और किसी को दरमियाने किस्म के पसंद होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं, मैं हर तरह के लोगों को मद्देनज़र रखती हूँ, ठीक है। मैंने सब तरह के लोगों को मद्देनज़र रखा है और उस नावल को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है कि मेरे चैनल पर वो इफ़ेक्ट ना हो। या जाहिर सी बात है, आप एक दिन में 3 ही वीडियो अपलोड करके या उसका नोटिफिकेशन वैसे तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उस तरह से मेरे चैनल का ना वो बेड़ा गर्क हो रहा था। तो मुझे हर चीज़ को मद्देनज़र रखना था ना, तो मैंने उस नावल को उधर शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा जो ज़्यादा लेंथी होगा नावल मैं उधर पढ़ लिया करूँगी, एटलीस्ट इधर वाली ऑडियंस जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। बस मुझे इस चीज़ से होता है कि यार आप लोग फिर मुझसे ये कहते हो कि हमने आपका वो नावल नहीं सुनने, आपसे हमने बात नहीं करनी, हम नाराज़ हो जाएंगे, इस तरह करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि यार मैं आप लोगों का कितना ख्याल रखती हूँ। मैं आप लोगों को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, बल्कि 3 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। मेरा यही होता है कि आप लोगों को बेसिक इतना मिल जाए कि आप लोगों का अच्छा दिन गुजर जाए। आप लोगों ने होता है कानों में लगाकर, आप लोगों ने जस्ट सुनना होता है। आप लोग अपने हाथों को भी वर्किंग में ला सकते हो। मुझे क्या होता है, मुझे सारा कुछ छोड़कर बोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मुझे अपने सारे काम छोड़कर करना पड़ता है, और मुझे एक तरह से वो जुड़कर बैठना पड़ता है, और कमर दर्द करने लग जाती है, मैं बोल बोल कर थक जाती हूँ। और अब ये मेरी ड्यूटी है, जाहिर सी बात है, मैं कोई एहसान नहीं कर रही आप लोगों पर। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं एहसान कर रही हूँ या ये मेरी खुद की खुशी है मुझे मैं ना करूँ, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन मुझे ये इशू है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए हो मुझसे। आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को नावल सुनाए जाऊँ, ये भी सुना दूँ, वो भी सुना दूँ, इस तरह भी कर दूँ। अब मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों से कह दूँ कि मुझे मत फरमाइशें किया करो, मुझे मत कहा करो, क्योंकि मैं अब जितना मैंने भी आप लोगों के जितने भी नावल्स प्रोवाइड किए हैं, मैंने आप लोगों को अच्छे ही प्रोवाइड किए हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई एक नावल जो मेरे चैनल पर है वो
बुरा है। इनफैक्ट छोटे से छोटा नावल भी एक अच्छा, वो कह सकते हैं कि एक अच्छा कहानी उसकी होती है जो इंटरेस्ट डेवलप करती है और अच्छी लगती है। ऐसा कोई नावल नहीं है मेरे चैनल पर। मैं ऐसे नावल खुद नहीं पढ़ती और ना ही मैं अपने व्यूवर्स को और आप लोगों को वो दूंगी जो मुझे पसंद नहीं है। मैं आप लोगों को क्यों दूंगी? और मैं एक तरह से अपने चैनल पर मैंने एक लेवल सेट किया हुआ कि मैंने इसी तरह के नावल्स अपलोड करने और मैं ऐसे ही करूँगी। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन अपना पता है क्या है, मैं इस तरह से ना मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ इस चीज़ से कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे। आप लोग चाह रहे हो कि मैं ये भी नावल पढ़ दूँ, ये भी पढ़ दूँ और आप लोगों को दे दूँ। तो आप लोग मेरे बारे में भी तो सोचिए ना कि इस तरह से मैं बीमार हो जाऊँगी, मेरी सेहत पर असर पड़ेगा और मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाऊँगी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस लिहाज से कि मुझे ना ये है कि अगर मुझे फ़र्क ना पड़े ना किसी की बात से, तो मुझे इतनी भाई कोई भी बात कर लो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सम टाइम मुझे किसी न किसी की बात ऐसे पिंच कर जाती है, ऐसे मेरे माइंड में अटक जाती है ना कि मुझे बहुत फ़ील होता है कि यार इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं इतना कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सुनो, फरमाइशें भी करो, लेकिन मुझ पर ये मत लगाओ कि मैं ज़रूर उसको पढ़ूँगी या मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखा कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि वो दोबारा रिपीट कर के मुझे बोलते हैं कि आप सुनाइए, हमें आपकी आवाज़ में सुनना है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को पसंद है, मैं इस चीज़ की आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कदर करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मेरी आवाज़ अच्छी लगती है या मेरा अंदाज़ आप लोगों को अच्छा लगता है तो भाई मैं क्यों सुनाऊँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ मैं सारा दिन बैठ कर आप लोगों को नावल सुनाऊँ, मैं सारा दिन यही काम करती रहूँ। तो लेकिन फिर मेरी सेहत भी इफ़ेक्ट होती है, मैं थक जाती हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ जाता है, मैं औंगियाँ भौंगियाँ मारने लग जाती हूँ। तो मेरी इस तरह से मेरा है। तो ये भी नहीं है कि मैं अब पढ़ूँगी नहीं या करूँगी नहीं, फरमाइशें पूरी नहीं करूँगी। बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि आप लोग प्लीज़ मुझे इस शिद्दत से मत कहा करें कि आप ज़रूर पढ़ें। आप लोग कहा करें कि अगर आप ये पढ़ सकती हैं, अगर आपको मुनासिब लगता है, या ये अगर ऑलरेडी नहीं, ज़ाहिर सी बात है आप लोग मुझे वही बोला कीजिए। मैं आप लोगों को पहले भी बोलती हूँ जो ऑलरेडी अपलोडेड नहीं है। ठीक है, अगर कोई नावल जो मुझे बहुत पसंद है और वो ऑलरेडी भी अपलोडेड है तो मैं फिर भी पढ़ लूँगी, क्योंकि इंटरेस्ट होता है ना इंसान का। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है तो मैं भी अच्छे से पढ़ पाऊँगी और आप लोग सुन भी पाओगे। तो अगर एक नावल जैसे कि उसके इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं और आप लोगों में से सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही सुनते हैं तो वो भी तो ठीक बात नहीं है ना। मुझे हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है मुझे। अब देखिए, वो अगर मैं लॉन्ग नावल कर रही हूँ और लॉन्ग नावल ये है कि आप लोग 1 2 3 एपिसोड के बाद नहीं सुनते हो। मैंने बहुत दफ़ा देखा, मैंने जितने भी नावल्स अपलोड किए मैंने सब में देखा है। तो आप लोग नहीं सुनते हो, ये अगर सुनते हो तो आप लोग पेंडिंग में रख देते हो कि भाई इतना लेंथी नावल है, बाद में सुन लेंगे या कभी सुन लेंगे। लेकिन जो एट द मोमेंट या एट द स्पॉट मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। सॉरी, मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतना बोल रही हूँ, मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन ये बोलना ज़रूरी था तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि आप लोग नहीं सुनते हो। अगर आप लोग देखो कि वहीं 2 घंटे की वीडियो अगर मैं आप लोगों को वो दे रही हूँ लॉन्ग नावल की, अगर वहीं 2 घंटे की वीडियो मैं आप लोगों को एक न्यू नावल की जिसकी 2 एपिसोड हैं और दोनों एपिसोड को आप लोग अच्छे से देखोगे, उसके 9 व्यूज़ 10 हज़ार व्यूज़ आ जाएंगे, वो बेटर है मेरे लिए, या मैं कोई लॉन्ग नावल शुरू कर दूँ वो मेरे लिए बेटर है। तो हर चीज़ को देख कर चलते हैं, इसीलिए तो मैंने वो उधर शिफ्ट कर दिया और मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि वहाँ पर मैं ना लेंथी वाले नावल शुरू करूँगी ताकि जो लोग सुनना भी चाहते हैं उसकी फिर मैं शॉर्ट एपिसोड दूँगी ना, ताकि मेरे पर बर्डन भी ना पड़े और आप लोगों का वो जो फरमाइशें हैं वो भी पूरी हो जाएँ। तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मुझे बहुत पसंद हो, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है ना, मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए सब आप लोग बहुत प्यारे हो, सब बराबर हो, सब लोग एक जैसे हो। ठीक है, कुछ लोगों के साथ मुझे ज़्यादा मेरी अटैचमेंट है, कुछ के साथ कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कोई अहम नहीं है, सभी मेरे लिए बहुत अहम हो। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा कम एक्सपेक्टेशन मेरे से रखा कीजिए। मैं एक ही इंसान हूँ, अगर मैं ही ना रही तो कैसे सुनोगे, किस तरह सुनोगे? ये हकीकत है, लेकिन तल्ख़ हकीकत है, बट ये हकीकत है, क्या कह सकते हैं। तो बस आप लोग अपना क्या है कि
थोड़ा कम कर दो, थोड़ा थोड़ा हौला हाथ रखो। जिस तरह से आजकल फरमाइशें आ रही हैं, मैं कहती हूँ फल्ला मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है यार मैं कमेंट ही बंद कर देती हूँ, ना कोई कमेंट करेगा, ना मेरा वो दिल दुखेगा। तो बस आप लोग पढ़ो, आप लोग जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं आप लोगों को कुछ गलत नहीं सुनाऊँगी, मैं अच्छे ही नावल्स आप लोगों को सुनाऊँगी। और अभी मेरे पास इतने आप लोगों की फरमाइशें वाले नावल्स पढ़े हैं, कलेक्शन इतनी ज़्यादा पढ़ी है, मैं अगर उनको अगले 2 महीने तक भी पढ़ती रहूँगी वो ख़त्म नहीं होंगे। इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से आप लोगों की फरमाइशें पड़ी हुई हैं। तो मेरे पर ट्रस्ट रखो, मुझे अगर टाइम मिलेगा मैं पढ़ पाई तो ज़रूर पढ़ूँगी, अगर नहीं पढ़ पाई तो कोई बात नहीं। मैं भी तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सुना ही रही हूँ ना, आप लोगों का अच्छा वक्त गुजर ही रहा है ना किसी न किसी तरह से। तो खैर आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना काम करती हूँ, तो आप लोगों का बनता है ना कि मुझे उसका अच्छा फीडबैक दें। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालें अपना। वो क्या कहते हैं कि कुछ आंटियाँ हांडी वगैरह करती हैं, तो वो करती हैं, भाई मैं आंटियाँ नहीं कहती, कुछ आपियाँ बाजियाँ या बड़े लोग, वो लोग मतलब क्या करते हैं कि हांडियाँ पकाते हुए, सालन पकाते हुए, कुछ लोग स्टिचिंग करते हुए, कुछ लोग डिज़ाइनिंग करते हुए, कुछ लोग टक 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 वो क्या कहते हैं कि कंप्यूटर का काम करते हुए, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग मैं तो कहती हूँ झाड़ू लगाते हुए। जाहिर सी बात है कानों में अगर आप लोगों ने एयरपोर्ट और वो क्या कहते हैं कि वो क्या हैंड फ्री लगाई हुई है तो आप लोग सुन सकते हो इजीली। तो कोई भी अगर काम कर रहे हो, किसी तरह का भी काम कर रहे हो, छोड़ दो इधर, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो पता नहीं शायद मैंने लिंक दिया या नहीं, लेकिन अगर लिंक मौजूद है तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल नॉवेल्स फॉरएवर PDF को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर लिंक नहीं है तो उसको आप लोग सर्च भी कर सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। होप्स हो कि मेरी इतनी बकवास का आप लोगों पर कुछ असर हुआ हो या आप लोगों को अच्छी लगी हो। पर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मतलब मैं कोई इतनी एफिशिएंट नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की जैसी एक आम सी लड़की हूँ, कोई इतनी वो नहीं हूँ कि बहुत ये वो। मैं भी क्या कहते हैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई ऐसी ख़ास नहीं हूँ। बस ठीक है, मैंने थोड़ा सा ये मेरा प्रोफेशन बन गया एक तरह से, जाहिर सी बात है अर्निंग करती हूँ मैं इससे, ये आप लोग जानते हो। मैं इस चीज़ से नहीं कह सकती कि मैं जुटला सकती इस बात को। मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग ऐसे हो जैसे मेरी फैमिली हो। अगर कुछ बातें अगर आप लोगों को बुरी लगती मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, ठीक है। बस आप लोग हर तरीके से देखा करो, अगले पर्सन का भी एहसासात का ख्याल रखा करो, ठीक है। तो अब हम इस नावल की तीसरी एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। होप्स हो आप लोगों ने किसी बात को माइंड नहीं किया होगा और दिल पर नहीं लिया होगा। मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बोल रही, मैं सबको बोल रही हूँ, जो भी है सबको बोल रही हूँ। शिद्दत से मत कहा करो कि शिद्दत से कि आपने पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। मुझे फिर दुख होता है कि अगर मैं नहीं पढ़ पाई। मेरे लिए आप सभी कीमती हो, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट हो। तो चलते हैं अब नेहा और क्या कहते हैं सुबान की लड़ाई की तरफ। यार ज़बरदस्त नावल है, बेशक मुझे लोगों ने कहा है, मतलब आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा है कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नो इशू क्या कह सकते हैं, तो उन्होंने तो अब सुनना भी नहीं है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं तो भाई मैं उनको बता दूं कि मुझे बहुत मज़े का ये नावल लगा है। मैंने काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा नावल सुन रही हूँ, मतलब सुनना क्या, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ भाई, तो मैं वो पढ़ रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। और होप्स हो कि आप लोगों को भी इनकी नोक झोंक और इनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा लग रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को अब बगैर किसी देर के। नेहा की आंख खुली तो अभी तक सुबान लेटा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकली। मुलाजमा ने कपड़े इस्त्री करके हैंगर में लटका दिए थे। अपने कपड़े लेकर वो वापस आ गई। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर ख्वाबगाह से बाहर निकल आई थी। सुबान भी इस दौरान जाग गया था। नेहा को चाय की हाजत महसूस हो रही थी। मुलाजमा को देखकर उसने मेज़बानों के मुतल्लिक पूछा तो पता चला वो लॉन में थे। मेरे लिए एक प्याली चाय बनाकर वहीं ले आओ, उसे कहकर वो बाहर लॉन में निकल आई। लॉन के एक कोने में बास्केटबॉल का पूल लगा था। अश्तफीला दुपट्टा कमर से बांधकर बाप के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी। वो इस हाल में बिल्कुल प्राइमरी स्कूल की बच्ची लग रही थी। पाँव में स्पोर्ट्स शूज़ और सर के बालों को पोनी में बांधकर इस वक्त वो अपनी उम्र से बहुत छोटी लग रही थी। बास्केटबॉल के पूल के इर्द गिर्द चंद मीटर के इलाके में सीमेंट का पुख्ता फर्श डाला गया था और फिर बाकी इलाके में
खूबसूरत घास उगी हुई थी। पुख्ता फर्श के साथ घास पर एक गोल मेज़ के साथ 4 कुर्सियां रखी हुई थी। मेज़ पर शीशे का जग और 2-3 ग्लास रखे हुए थे। नेहा को देखते शहबाज शाह ने हाँफते हुए कहा, नेहा बेटी, मेरी मदद करो, अश्तफिला ने तो मुझ बूढ़े को हरा कर रख दिया है। सॉरी अंकल, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। बास्केटबॉल मेरे नापसंदीदा खेलों में सरफहरिस्त है। नेहा बाजी, उसके बजाय अगर आप ये कहती कि मैं बास्केटबॉल खेलना जानती ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर होता। अश्तफिला को उसका बास्केटबॉल को बुरा कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मतलब तो एक ही बनता है, नेहा बेपरवाही से बोली। शहबाज शाह घबरा कर बोला, अरे आप लोग तो संजीदा हो गई। नहीं अब्बू जी, ऐसी कोई बात नहीं। अश्तफिला ने जल्दी से बात संभाली। नेहा मेरी बड़ी बाजी है, मैं भला गुस्ताखी कर सकती हूँ? ये तो मैं यूं ही लाड कर रही थी। मगर नेहा ने किसी किस्म की सफाई पेश करने की कोशिश नहीं की। मुलाजमा चाय के बर्तनों के साथ हाजिर और नेहा के सामने मेज़ पर बर्तन रखने लगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद बना लूँगी, नेहा ने मुलाजमा को कहा। वो जी बीबी जी कहकर वापस मुड़ गई। नेहा अपने लिए प्याले में गर्म दूध और पत्ती का साशे डालकर चीनी मिलाने लगी। शहबाज शाह और अश्तफिला दोबारा खेलने लग गए थे। उसी वक्त सुबान अंदर से बरामद हुआ। दूर ही से उसने ज़ोरदार हाँक लगाई। अरे अश्ती, तुम तो मुझे माइकल जॉर्डन की बेटी लग रही हो। उसने बास्केटबॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी का नाम लिया। सोबी, जल्दी आओ, अब्बू जानी थक गए हैं। अश्ती उसे देखते ही जोश से बोली। नहीं भाई, मुझे तो माफ़ रखो, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। अश्ती जैसी खतरनाक खिलाड़ी के साथ भला कौन पंगा ले सकता है? वो भी अपने लिए चाय बनाने लगा था। नहीं, आपको तो खेलना पड़ेगा। अश्तफिला बास्केटबॉल बगल में डालकर उनकी तरफ बढ़ी। शहबाज शाह भी हाँफता हुआ कुर्सी पर आ बैठा था। अश्ती बेटी, मुझसे मज़ीद उम्मीद ना रखना। सुबान की देखा देखी वो भी बेटी को अश्ती कहने लगा था। ठीक है अब्बू जान, अब तो सोबी आ गया है ना? अश्तफिला ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा। अच्छा, मुझे चाय तो पीने दो। सुबान हंस पड़ा था। नेहा को उसकी हंसी जहर लग रही थी। यूँ भी वो जानती थी कि सुबान बास्केटबॉल का कितना अच्छा खिलाड़ी है और अब तो उसे एक नौजवान लड़की के साथ अपनी सलाहियतों का मौका मिल रहा था। अच्छा जल्दी करो, मैंने प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन बाद हमारे मुकाबले हैं। किस चीज़ के मुकाबले? बास्केटबॉल के मुकाबले हैं। और किस चीज़ के? सालाना टूर्नामेंट है। वो बास्केटबॉल को अपनी उंगली पर घुमाने लगी। मगर मुझे कोई ख़ास खेलना नहीं आता और तुम खासी खतरनाक खिलाड़ी लग रही हो। अश्तफिला नाज से बोली। आपने कौन सा मुकाबला करना है? बस मुझे प्रैक्टिस करा दो। अच्छा चलो देखते हैं। सुबान चाय की प्याली खाली मेज़ पर रखकर खड़ा हो गया और अश्तफिला खुशी से फुदकती आगे बढ़ गई। सुबान ने गर्म जैकेट उतारकर कुर्सी के साथ लटका दी थी। पुख्ता जगह पर पहुंचकर वो सुबान को कहने लगी, वैसे आपका इतना लंबा कद है, आप बास्केटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। सुबान हंसा। तुम्हारे जैसी कोई अच्छी खिलाड़ी पहले मिल जाती तो ज़रूर सीख लेता। सुबान बहुत अच्छा खिलाड़ी है बास्केटबॉल का। उनके दूर होते ही नेहा से रहा न गया और वो दबे लहजे में शहबाज शाह को मुखातिब हुई। इस वक्त जाने क्यों उसके लहजे में हल्का सा तफाकुर दर आया था। मगर वो तो कुछ और कह रहा है। शहबाज शाह बेयकीनी से बोला। अभी देख लेना, नेहा ने एतमाद से कहा था। अच्छा, अब मैं इस तरफ से ड्रिबलिंग करती हुई आऊँगी और पूल के करीब जाकर गोल करूँगी, जबकि आपने मुझे रोकना है। अश्तफिला सुबान को हदायत देने लगी। और फिर आप गोल करने की कोशिश करना और मैं रोकूंगी। सुबान ने कहा। ठीक है। वो थोड़ी दूर से ड्रिबल करती हुई आई। सुबान ने जानबूझकर अनाड़ीपन से उसे रोकने की कोशिश की। अश्तफिला झुकाई देकर दूसरी जानिब निकली और मखसूस टप लेकर गोल कर दिया। वाह वाह, सुबान ने ताली बजाकर उसे दाद दी। शहबाज शाह नेहा को कहने लगा, इससे बेहतर दफ़ा तो मैं कर रहा था। ये कैसा अच्छा खिलाड़ी है? नेहा जलाकर बोली। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बच्ची समझकर उसका दिल रख रहा है। चलो ठीक है बेटी। शहबाज शाह बज़ाहिर उससे मुत्फिक होता हुआ बोला, मगर उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वह नेहा की बात को एक बीवी के हुस्न ज़न से ज़्यादा अहमियत देने पर तैयार नहीं था। ज़िंदगी में पहली बार नेहा के दिल में ख्वाहिश उभरी कि सुबान अपने गेम का इजहार करे, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी न हुई। सुबान उसी तरह नाड़ीपन से खेलता रहा, मगर वो बाल पकड़कर जैसे ड्रिबलिंग की कोशिश करता, अश्तफिला बाल उससे छीन लेती और जब अश्तफिला गोल करने आती तो आसानी से गोल कर लेती। नेहा का ये गुमान कि सुबान एक खूबसूरत लड़की के सामने अपने खेल का मुजाहरा करेगा बिल्कुल गलत साबित हुआ था। 15-20 मिनट के बाद वो ग्राउंड से बाहर निकल आए। अश्तफिला का सांस फूला हुआ था, इसके बरक्स सुबान का सांस बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। भाई अश्ती, तू बहुत अच्छी खिलाड़ी है। कुर्सी पर बैठते हुए सुबान तारीफ भरे लहजे में बोला। आप रोज़ाना मेरे साथ प्रैक्टिस किया करें, मैं आपको सिखा दूंगी।
अशरफीला फखरिया लहजे में बोली। नेहा गुस्से से अपने होंठ चबाने लगी। उसे सुभान का रवैया ज़रा भी पसंद नहीं आया था। उससे चुप ना बैठा गया और वो बराह रास्त सुभान को मुखातिब हुई। वैसे अनाड़ीपन के मुजाहिरे का फ़ायदा क्या? मतलब सुभान शशदर रह गया था। मैं कह रही हूँ तुम जाओ और उस बड़ी लाइन के बाहर से बाल बास्केट में फेंको। नेहा का अंदाज कुछ हुक्मिया सा हो गया था। इसे क्या हो गया अंकल? सुभान ने शहबाज शाह से पूछा। इसने मेरे सामने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ किया और शायद तुम उसकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। वैसे अपनी बीवियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटा। शहबाज शाह ने असल बात से पर्दा उठाते हुए सुभान को नसीहत करना भी ज़रूरी समझा था। कहते तो आप ठीक हैं। सुभान ने इस बात में सर हिलाया। बाजी, बड़ी लाइन के बाहर से बॉल को बास्केट रिंग से गुजारना आम आदमी के बस की बात नहीं होती। ऐसा तो कोई मंझा हुआ खिलाड़ी ही कर सकता है। अशरफीला ने नेहा को समझाने की कोशिश की। सुभान, मैंने क्या कहा है? नेहा के लहजे में कोई ऐसी अनोखी और अजीब किस्म की ज़िद थी जिसकी तौजीह से सुभान कासिर था। तुम सिर्फ बकवास ही कर सकती हो। गुस्से से कहते हुए वो अशरफीला को मुखातिब हुआ। चलो अश्ती, मुझे ज़रा बॉल पकड़ाते रहना। तो क्या सचमुच आप वहाँ से बॉल गोल करने की कोशिश करना चाहते हैं? अशरफीला मिजाहिया अंदाज में हंसी, मगर वो उसके साथ ग्राउंड की तरफ बढ़ गई थी। कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? सुभान इत्मीनान से बोला। लाइन से बाहर खड़े होकर उसने अशरफीला को बास्केटबॉल रिंग के नीचे खड़ा होने को कहा और फिर बास्केटबॉल को अपने दोनों हाथों में मखसूस अंदाज में थामते हुए अपनी उंगलियों और कलाई का इस्तेमाल करते हुए बॉल को निपे तुले अंदाज में रिंग की जानिब फेंका। बॉल रिंग से मस हुए बगैर रिंग के साथ लटके जाल में जा पड़ी थी। चंद लम्हे पहले अनाड़ी अंदाज में बॉल फेंकने वाले सुभान और इस वक्त के सुभान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इस वक्त बास्केटबॉल को जुनून की हद तक पसंद करने वाला सुभान मैदान में खड़ा था। अशरफीला बेयकीनी के अंदाज में उसकी जानिब देख रही थी। बॉल वापस दो ना, सुभान ने कहा और शशदर खड़ी अशरफीला ने जल्दी से बॉल उसकी जानिब फेंक दी। दूसरी मरतबा भी सुभान ने बड़ी आसानी से गोल कर लिया था और फिर हर बार बॉल हाथ में आते ही सुभान उसे कामयाबी से रिंग में गुजार देता। शहबाज शाह हैरत से मुंह खोले सुभान को घूरे जा रहा था। नेहा ने उसकी जानिब देखते हुए फखरिया लहजे में पूछा, अंकल अब बताइए। क्या बताऊं बेटी? शहबाज शाह खफीफ होता हुआ बोला। पहले तो अनाड़ियों के अंदाज में बॉल पकड़ रहा था, लगता ही नहीं ये वही सुभान है। अंकल बताया तो था ना, वो बस बच्ची को बहला रहा है। सही कहा बेटी। शहबाज शाह ने इस बात में सर हिलाया। सुभान मुख्तलिफ अंदाज और स्टाइल बनाकर बास्केटबॉल के करतब दिखाने लगा। अशरफीला तो दीवानी हुई जा रही थी। आप अभी अभी मुझे ये सब तरीके सिखाएंगे? सुभान ने जैसे ही मखसूस अंदाज में कदम भरकर बॉल बास्केटबॉल रिंग से गुजारा, अशरफीला उसके बाजू से चिमट गई। वो आहिस्ता से बोला, एक शर्त पर सिखाऊंगा। जल्दी जल्दी शर्त बताओ। अशरफीला ने बच्चों की सी शोखी से पूछा। मेरी छोटी सी बहन बनने का वादा करो। पक्का वादा, लेकिन सोबी भैया अकेले में कहूँगी। तुम्हारी निकचड़ी बीवी के सामने सिर्फ सोबी कहूँगी। अशरफीला ने दबे लहजे में उसकी शर्त मंजूर करते हुए कहा। उसकी बात पर सुभान को बेसाख्ता हंसी आ गई थी। ये भला क्या बात हुई? बस कह दिया ना, और आप भी उसे ये बात नहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है। सुभान रजामंद हो गया। अब वो उसे क्या बताता कि इस बात से नेहा बीबी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, बल्कि उल्टा वो इस बात से खुश होती। चलो फिर शुरू करें। अब तो शाम होने वाली है, सुबह प्रैक्टिस करेंगे। अशरफीला ने मुंह बसूरा। सुबह तो मैंने कॉलेज जाना होगा। सुभान ने पूछा। सुबह की नमाज नहीं पढ़ती हो? वो जल्दी से बोली। क्यों नहीं पढ़ती? बस नमाज के बाद प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तुमने इतनी जल्दी तो कॉलेज नहीं जाना होगा ना? क्या आप मेरे लिए इतना सवेरे उठ जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, अपनी छोटी सी बहन के लिए बिल्कुल उठूँगा। फिर ठीक है। वो खुश हो गई थी। भाई आप तो छुपे रुस्तम निकले। वो यूँ ही कुर्सियों के नज़दीक पहुँचे। शहबाज शाह ने उठकर उसकी पीठ थपकाई। शुक्रिया अंकल, वो इनकसारी से बोला। वैसे इतना भी ख़ास खिलाड़ी नहीं हूँ, मेरा मतलब ऐसा कुछ लोगों का कहना है। उसने नेहा की जानिब की नखियों से देखा। तो ठीक ही तो कहते हैं कुछ लोग। एक बच्ची के सामने करतब दिखाने से कोई बैनुल अक़वामी खिलाड़ी तो नहीं बन जाता। उसकी बात पर शहबाज और अशरफीला हैरानी से उसकी जानिब देखने लगे थे। थोड़ी देर पहले सुभान के खेल की तारीफ़ करने वाली ने गिरगिट की तरह अपना रंग तब्दील कर लिया था, मगर उसे असल जून में लौट पलटता देखकर सुभान ने सुकून का सांस लिया था। मैं बच्ची नहीं हूँ नेहा बाजी। अशरफीला ने उसके बच्ची कहने का काफ़ी बुरा मनाया था। नेहा ने हंसकर कहा। तो और क्या हो? जवान लड़की हूँ, आपसे बस 2-3 साल छोटी होंगी। सेकंड ईयर की तालबा बच्ची कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर शहबाज शाह खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अब्बू जान,
आप क्यों हंस रहे हैं? उसने गुस्से से बाप को घूरा। मैं तो नेहा बेटी की सादगी पर हंस रहा हूँ। शहबाज शाह ने जल्दी से सफाई पेश की। कॉलेज की तालबा को बच्ची समझ रही है। अच्छा अंकल, मैं तो चला, अजान होने को है और मुझे नहाना भी है। सुभान ये कहकर वहाँ से चल दिया था। शहबाज शाह की एक ही बेटी थी, अश्तफीला, जो सेकंड ईयर में थी और वहीं उसकी कुल कायनात थी। उसकी बीवी चंद साल हुए फौत हो गई थी। इस वक्त वो फ़ोन पर ज़ियाउल हक से बात कर रहा था। चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, दोनों आपस में ठीक तरीके से बात नहीं करते। शहबाज भाई, कोशिश करना कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को समझने का मौका मिले। मैं आपको सारी कहानी सुना चुका हूँ। बस इन दोनों को करीब लाकर ही मैं दोनों बेटों और बहुओं में सुलह करा सकता हूँ। अगर मेरा ये मंसूबा फेल हो गया तो समझो मेरे दोनों बेटे हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपका मंसूबा फेल नहीं होगा, शहबाज शाह अज़म से बोला। शुक्रिया शहबाज भाई, कहकर ज़ियाउल हक ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अपने कमरे से निकलकर वो ड्राइंग रूम में आया। नेहा वहीं बैठी किसी रिसाले की वर्क गर्दानी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम नेहा बेटी, वो नशिस्त संभालता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम अंकल, नेहा ने खड़े होकर उसे ताज़ीम दी। जीती रहो बेटी, बैठो। नेहा सारी लाती हुई बैठ के। उसी वक्त उसका मोबाइल फ़ोन भी बजने लगा था। स्क्रीन पर सगीर अंकल लिखा हुआ आ रहा था। अंकल, कॉल अटेंड कर लूँ? उसने शहबाज शाह से पूछा। ज़रूर बेटी, उसने इस बात में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, उसने कॉल रिसीव करते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। नेहा बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ अंकल। बेटी, मैं आज ही घर वापस लौटा हूँ। चौकीदार की ज़बानी मुझे कुछ बातें मालूम हुई हैं। अगर ये सच है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, मुजरिम हूँ तुम्हारा। नहीं नहीं अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। यूँ भी असल मुजरिम को उसके किए की सज़ा में दे के आई थी। शायद वो सारी उम्र अपने चेहरे से मेरा फेंका हुआ थूक साफ ना कर सके। उसने झिझकते हुए पूछा। क्या आपने इकराम भाई को ये बात बताई थी? नहीं अंकल, मैं अब्बू को परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि उन तक ये बात कभी नहीं पहुँचेगी? बिल्कुल अंकल, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है और किसी और की गलती की सज़ा मैं आपको अपने दोस्त को क्यों कहूँ? बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, मैं बहुत जल्द आप लोगों के पास लाहौर चक्कर लगाऊंगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बाज़र्फ बेटी को देखने के लिए। वो हंसी। वैसे फ़िलहाल तो मैं गिलगित में हूँ। आप जैसे ही एक प्यारे अंकल के घर। ठीक है, जैसे ही वहाँ से वापसी हो मुझे बता देना। ज़रूर अंकल। हाँ, याद आया, आप अपना ATM कार्ड यहाँ भूल गई थी। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। कौन सा अंदाज़ा? सगीर के लहजे में हैरानी थी। यही कि मेरा कार्ड आपके घर ही गिरा है, उसने वजाहत की। तो इसका क्या करूं? मेरे पास गिलगित भिजवा दें, पता लिखवा दो, सगीर ने पूछा और नेहा ने शहबाज शाह से मालूम करके उसे वहाँ का पता लिखवाया और उसे इजाज़त लेकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। कौन था बेटी? शहबाज शाह उसकी एक तरफा गुफ्तगू सुनकर कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा चुका था। अब्बू जान के दोस्त थे, सगीर अंकल एबटाबाद में रहते हैं। आते वक्त मैं उनके घर गई थी। अंकल खुद तो घर पर मौजूद नहीं थे। उनके बेटे ने मेरे साथ ज़रा सी बदतमीज़ी की थी, उसी बारे अंकल माजरत कर रहे थे। नेहा ने बात को गोल मोल करके संभाला। बहुत अच्छा किया बेटी जो आपने अपने वालिद को ये बात नहीं बताई। यकीनन ऐसी बातों से दिलों में मैल आ जाया करते हैं। कैसी बातों से दिलों में मैल आते हैं अंकल? ड्राइंग रूम में दाखिल होते सुभान ने शहबाज शाह का आखिरी फ़िक्रा सुन लिया था। वहीं एबटाबाद के वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं। वो तुम्हारे सगीर अंकल के बेटे ने जो नेहा बेटी के साथ बदतमीज़ी की थी। शहबाज शाह ने फ़ौरन असल बात से पर्दा उठा दिया। नेहा उसे मना भी नहीं कर सकती थी। सगीर अंकल? सुभान ने हैरानी से नेहा की तरफ देखा और उसने सर नीचे झुका लिया। अच्छा, एबटाबाद वाले सगीर अंकल। ठीक है ठीक है। सुभान ने अपना सर समझने वाले अंदाज में ऊपर नीचे हिलाया। उसे एकदम नेहा का एबटाबाद वाला रवैया याद आ गया था, जब उसने सुभान को रात के 9-10 बजे कॉल करके गाड़ी लाने का कहा था और फिर वो ज़बरदस्ती उसी के कमरे में रात गुजारने पर मिसर हुई थी। कहाँ तो एक होटल में रात गुजारने पर तैयार ना होना और कहाँ दूसरे कमरे में जाने की जहमत भी गवारा ना करना। लेकिन इस वक्त सुभान ने ना तो उससे वजह दरियाफ्त की थी और ना नेहा ने कोई बात बताई थी। उसके मायने खेज अंदाज में ठीक है कहने पर नेहा ने उसे 16 बार नज़रों से घूर कर देखा था, मगर वो उसे चिढ़ाने की घर से दोबारा बोला। अंकल बहुत बदतमीज़ लड़का था, इतना बदमिजाज, बदइखलाक, चिड़चिड़ा के जैसे। सुभान ने नेहा की तरफ देखा और फिर बोला, बस अब किसका नाम लूँ? अपना ले लो। नेहा ने फ़ौरन लुकमा दिया। पता तो चल गया होगा अंकल,
सुभान मुस्कुराते हुए शहबाज शाह की तरफ मुतवज्जा हुआ। इससे पहले कि बात मज़ीद बढ़ती, शहबाज शाह ने फ़ौरन अपना किरदार निभाया। वैसे आप दोनों का रवैया बिल्कुल भी नए नवेले मियाँ बीवी का सा नहीं लग रहा। नहीं अंकल, नेहा ने जल्दी से बात संभाली। ऐसी भी कोई बात नहीं है, यासिर मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आया था, जवाबन मैंने भी उसकी ठीक ठाक बेइज्जती कर दी। इस बात पर जनाब को शिकवा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? ये यासिर गालबन सगीर साहब के बेटे का नाम है, शहबाज शाह ने पूछा। जी अंकल, नेहा ने इस्बात में सर हिलाया। अश्ती कहाँ है अंकल? सुभान ने मौजू बदला। वो तो काफ़ी देर से बावर्ची खाने में घुसी है, शायद आपके लिए कुछ बना रही है। वाह, फिर तो मुझे उधर जाकर देखना चाहिए कि बास्केटबॉल की खिलाड़ी बावर्चन के रूप में कैसी लगती है। सुभान को वहाँ से उठने का बहाना चाहिए था। वो उठकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया था, जबकि नेहा बुरा सा मुँह बनाकर रह गई थी। वाह क्या बात है, काबली पुलाव की मान गए अश्ती। सुभान ने खुले दिल से इश्तफीला के पकाए हुए चावलों की तारीफ़ की थी, जबकि नेहा ने काबली पुलाव चखने की ज़हमत गवारा नहीं की। नेहा बाजी, आप भी लेना। अश्तफीला ने चावलों की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई। शुक्रिया, मुझे काबली पुलाव पसंद नहीं है। वो अपने लिए डोंगे से मज़ीद सालन डालने लगी। मुझे दो ना, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुभान ने ट्रे उसके हाथ से झपट ली। सो भी इतना भी ना खाओ कि पेट में दर्द हो जाए, अश्तफीला ने चाहत भरे लहजे में मशवरा दिया। कोई बात नहीं, दर्द हुआ भी तो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, सुभान ने ऐसे अंदाज में कहा कि अश्तफीला बेसाख्ता हंस दी थी। खाने से फारिग होकर सुभान अश्तफीला को मुखातिब हुआ। चलो तुम्हें बास्केटबॉल प्रैक्टिस की फिल्में दिखाऊं। वो उस बात में सर हिलाते हुए उसके साथ खड़ी हो गई। अपने कमरे में जाकर उसने बैग से अपना लैपटॉप निकाला और वो बास्केटबॉल का मैच लगाकर देखने लगा। साथ साथ सुभान उसे अहम बातें भी बताता रहा। कहीं सीन तो उसने रिवाइंड करके भी अश्तफीला को दिखाए थे। सोभी भैया, मेरा बहुत दिल करता है कि किसी दिन आपको खेलते हुए भी देखूं। इंशाल्लाह कभी मौका मिल ही जाएगा कि मैं अपनी गुड़िया सी बहन की ख्वाहिश पूरी कर सकूंगा। नेहा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और बेड पर जाकर बैठ गई। वो दोनों उस पर तवज्जो दिए बगैर मैच देखने में मगन रहे। अगर तुम लोग लैपटॉप बंद करने की जहमत गवारा कर लो तो शायद मैं सोने में कामयाब हो जाऊँ। नेहा को उनकी बेतकल्फ़ी एक आंख नहीं भाती थी। बाजी, बस थोड़ा सा मैच बाकी है, अश्तफीला ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। इससे पहले कि नेहा हाँ ना में जवाब देती, सुभान ने कहा, चलो हम तुम्हारे कमरे में बैठकर मैच देख लेते हैं। ये हुई ना बात सोभी, जिंदाबाद, अश्तफीला ने उछलकर नारा लगाया। नेहा मुंह बनाती हुई अलमारी से रात को पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। वो दोनों लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल गए थे। कपड़े बदलकर वो सोने के लिए लेटी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों मील दूर थी। अश्तफीला की छछोरी हरकतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो जिस तरह सुभान के आगे पीछे फिर रही थी और जिस तरह उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रही थी, वो नेहा को बहुत बुरी लग रही थी। मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मैं खामखा अपना खून जला रही हूँ, बुड़बुड़ाकर उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। मगर फिर भी वो इन दोनों को अपनी सोच से झटक नहीं पाई थी। वो उसे अपनी नफ़रत की इंतहाई समझती रही कि सुभान से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स से उसे नफ़रत हो जाती थी। जब काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे नींद आई तो वो रिसाला उठाकर पढ़ने लगी। सुभान घंटा डेढ़ बाद ही लौट सका था। उसे जागता पाकर सुभान से रहा न गया। जब तुमने सोना नहीं था तो बकवास करने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। जब कोई इस तरह बेहूदगी का मुजाहरा करे, तकलीफ़ तो होती है ना। चंद ही घंटों में तुम्हारी लाडली जो बन गई है, नेहा ने तंज़िया अंदाज में कहा। वो मेरी लाडली है, प्यारी है या कुछ और है, तुम्हें इससे क्या? मुझे उस छछोरी की हरकतें एक आंख नहीं भाती। छछोरी हरकतें किसकी हैं ये हर कोई जानता है, और तुम्हें तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर इस रवैये का मतलब? एक वहाँ लाहौर में मुंतज़िर है, दूसरी गिलगित में भंसाली। तो तकलीफ़ लाहौर वाली को होनी चाहिए। तुम क्यों किसी दूसरे के गम में घुली जा रही हो? सुभान को तब चढ़ गया था। बाकी तुम्हें शौक़ है तो ढूंढ लो अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड। लाहौर में तो एक तुम्हारा भी मुंतज़िर है ना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घटिया इल्ज़ाम तराशी करते और बेहुदा मशवरे देते हुए। घटिया इल्ज़ाम तराशी? उस दिन खुद तुम्हारी प्यारी अम्मी जान तुम्हें यही मशवरा दे रही थी। तुम्हें क्या मालूम मेरी अम्मी क्या कह रही थी? तुम्हारी काएँ काएँ तो सुन रहा था, और तुमने यही कहा था ना कि अब यही बुद्धू रह गया मेरे लिए, और ये कि मुझसे तो कोई चूड़ा चमार भी बेहतर होगा। गो चूड़े चमार वाले मौक़िफ़ पर तो मैं अब भी कायम हूँ, लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि मैं जाहिद से शादी करना चाहती हूँ? मैंने कहा तुम्हारा मुंतज़िर है, तो क्या ये गलत है? इस तरह तो हज़ारों लाखों लड़के मुझे पसंद करते होंगे, उसने फ़ख्र भरे लहजे में कहा। सुभान ने कहका लगा कर कहा,
खुश फहमियाँ, वो दावे से बोली। जिस दिन तुमसे जान छूटी, अगर लाइन न लग जाए रिश्तों की तो नाम बदल लेना। पहले वाला नाम भी काफ़ी बेहुदा और वाहियात है। तुम्हारे नाम से बेहतर है। अपने नाम का मानी जानती हो? प्यार, मोहब्बत, इश्क। हाँ हाँ, वो ज़ोर से हंसा। जबकि सुबान एक सहाबी का नाम है और मानी कितना प्यारा है। बाज गश्त। ये उर्दू दानी खुद तक महदूद रखो। मैं जानती हूँ तुम जितने लायक हो। जैसा भी हूँ, कभी नकल मारता नहीं पकड़ा गया। तुम्हें ज़रा भी शर्मो हया हो तो ये इल्ज़ाम कभी ना लगाओ। अच्छा, अब मेहरबानी फरमाओ और मुझे सोने दो। सुबह सवेरे उठकर मैंने अश्ती के साथ प्रैक्टिस भी करनी है। अश्ती नहीं, गश्ती बोलो। नेहा के मुँह से बेसाख्ता निकला। शट अप। सुबान गज़बनाक हालत में उसकी तरफ बढ़ा। ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा अगर दोबारा ऐसी बकवास की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नेहा को भी महसूस हो गया था कि वो बहुत गलत बात कह चुकी है। वो फ़ौरन चुप होकर लेट गई। सुबान चंद लम्हे उसे घूरता रहा और फिर बेड से कंबल और तकिया उठाकर सोफे पर आ लेटा। बात सुनो। सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। चंद लम्हों बाद उसकी नदामत भरी आवाज़ उभरी, मगर सुबान ने जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। सुबह वो जागी तो सुबान कमरे से गायब था। बिस्तर से उठकर उसने खिड़की का पर्दा सिरकाया। वो दोनों उससे बास्केटबॉल खेलते नजर आए। चंद लम्हे उन्हें घूरने के बाद वो गुसल खाने में घुस गई थी। गर्म पानी से नहाकर वो बाहर निकली और मुलाजमा को नाश्ता लगाने का कहा। अश्तफीला बीबी ने कहा था नाश्ता इकट्ठा करेंगे। तुम मेरा नाश्ता ले आओ, बाकी जैसे चाहें कर लें, नेहा सख्ती से बोली। और मुलाजमा जी बीबी जी कहकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करके वो बाहर लॉन में निकल आए। लॉन में फैली धूप बहुत भली लग रही थी। वो दोनों उस पर तवज्जो दिए बगैर खेलने में मसरूफ़ रहे। वो टहलते टहलते उनके करीब पहुंची। दोनों इस सर्दी में भी पसीना पसीना हो रहे थे। अश्तफीला का सांस धौंकनी की मानित चल रहा था, मगर सुबान का सांस बिल्कुल हमवार चल रहा था। सिर्फ पसीने को देखकर ही अंदाज़ा होता था कि वो प्रैक्टिस कर रहा था। थकता भी नहीं है ये गधा, नेहा ने जलकर सोचा। बाजी कैसी हो? उसे करीब आते देखकर अश्तफीला उसकी जानिब मुतवज्जो आई। बिल्कुल ठीक, आपकी प्रैक्टिस जारी है, उसने खुशदिली से जवाब दिया। वो अपनी रात की बात पर अब तक निदामत महसूस कर रही थी। अगर सुबान उसे ये बात बता देता तो जाने वो बाप बेटी उसके मुतालिक क्या सोचते। हाँ, सोबी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अश्तफीला खुशी से चहकी। यकीन मानो ऐसा इंस्ट्रक्टर तो पैसे खर्च करके भी नहीं मिलता, और मुझे मुफ्त हाथ लग गया है। मुफ्त कहाँ, अभी मेरे लिए अंडों का हलवा बनाना है तुमने, सुबान ने जल्दी से कहा। बिल्कुल, मैं अंडों का हलवा बनाकर आपको अपने हाथ से खिलाकर कॉलेज जाऊंगी, अश्तफीला मासूमियत से बोली। नेहा के मुंह में कड़वाहट घुल गई थी। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वहाँ से हट गई। दूर पड़ी कुर्सियों पर उनकी तरफ पीठ करके बैठते हुए वो घर बात करने लगी। अश्तफीला ने मुस्कुराकर कहा, सोबी भैया, हमें इकट्ठा देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा। नकचड़ी से, नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल यही बात है, और उसे जलाने के लिए मैं आपको उसके मुंह पर भैया नहीं कहती, वरना यकीन मानो मैं तो तरसती रही हूँ इस रिश्ते के लिए। तो भाई तो मैं हूँ ना तुम्हारा, बल्कि तुम्हारी तरह मैं भी इकलौता हूँ। अच्छा है ना, इतने प्यारे भैया में मैं यूँ भी जिम्मेदारी हिस्सेदारी बर्दाश्त ना करती। ठीक है, अब बातों में वक्त ना गुजारो और प्रैक्टिस करो। नहीं, मैं बिल्कुल थक गई हूँ। चलें आप नहाएं, मैं जल्दी से हलवा बनाती हूँ, फिर इकट्ठे नाश्ता करेंगे। आपकी नखरेली बीवी भी शायद हमारी मुंतज़िर हो। भूल है तुम्हारी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोहतरमा नाश्ता कर चुकी होगी, मगर मैं तो मुलाजमा को कह कर आई थी कि नाश्ता हम इकट्ठे करेंगे। वो ऐसी बातों पर कान नहीं धरती, और वो हर ऐसा काम बड़े शौक से करती है जिससे दूसरों को तकलीफ़ पहुंच सके। वैसे भैया, तुमने ऐसी बदमिजाज से और बदइखलाक से शादी कैसे कर ली? ठंडा सांस लेते हुए सुबान ने कहा। लंबी कहानी है। अच्छा दफ़ा करो, चलो चलते हैं, 5-5 फ्री शॉट लगा कर जाएंगे, सुबान ने कहा, और अश्तफीला इस बात में सर हिलाते हुए बॉल पकड़कर फ्री शॉट लगाने वाली मखसूस जगह की तरफ बढ़ गई। अश्तफीला के कॉलेज जाने के बाद वो भी घर से निकल आया था। मार्केट में घूमते फिरते उसे एक नए डिज़ाइन का स्लीपिंग बैग नज़र आया, जिसे खरीदने में उसने देर नहीं लगाई थी। उसके पास पहले भी एक स्लीपिंग बैग मौजूद था, मगर वो स्लीपिंग बैग उससे बहुत अच्छा लगा था। एक अच्छे जनरल स्टोर में उसने बिस्किट, खुश्क मेवाजात, चाय का सामान भी खरीद लिया था, क्योंकि उस कर्दू के बारे उसे मालूम नहीं था कि वहाँ उसे अच्छा सामान मुयस्सर होता भी कि नहीं। थोड़ी बहुत और ख़रीदारी करके वो वापस लौट आया। सामान गार्ड या पन्ने को पहमाई के बैग में मुंतकिल करके वो कमरे में आकर माँ को कॉल करने लगा। थोड़ी देर उससे गपशप करके उसने चंद मिनट दादा जान से भी बात कर ली, ताकि उसे यकीन आ जाए कि वो दोनों इस शादी से खुश हैं, और फिर अहमर को कॉल मिला ली। नेहा इस वक्त बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। शहबाज शाह ने घर में अच्छी खासी लाइब्रेरी बना रखी थी, वहाँ से वो अपनी पसंद की चंद किताबें उठा लाई थी। अबे
हनीमून के मज़ों में हमें तो भूल ही गए हो, अहमद ने छूटते ही कहा था। वो तरकी ब तरकी बोला, हाँ बड़ी बाइखलाक और खुश मिजाज लड़की के हमरा हूँ। तुम बड़े जुनैद बगदादी हो ना, उससे चुप नहीं रहा गया था। अरे क्या कह रहे हो भाई, भाभी के मुतालिक ऐसा कह रहे हो, अगर उसने सुन लिया तो, दूसरी तरफ से अहमद बोला था। तो क्या उसने सुन भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जवाब भी दे दिया। याद है ना उसके बारे हम क्या कहा करते थे, यही कि वो कुत्ते की दुम है, अहमद ने बेसाख्ता कहा और हंस पड़ा। तो बस हमारा कहना गलत नहीं था, वो इस तारीफ़ पर बिल्कुल पूरी उतरती है। यकीन मानो बदमिजाजी और बदइखलाकी का कोई अवार्ड होता तो मोहतरमा से जीतना नामुमकिन था। वह हयात आदमी, नेहा बाआवाज़ बुलंद बोली थी। सुन लिया, ये उसने तुम्हें कहा है, सुबह ने कहका लगाया। अहमद भी हंसने लगा था। नेहा उसे शोला बार नजरें से घूरने लगी थी। पता है अब मुझे यूं घूर रही है जैसे कच्चा कच्चा ही चबा जाएगी। यकीन मानो मैं तो उस बदनसीब के मुकद्दर पर अफसुर्दा हो जाता हूँ जिसकी ये बीवी बनेगी। बीवी तो ये तुम्हारी है, और किसकी बनेगी, अहमद ने हैरानी से पूछा। तो बस फिर अपने ही मुकद्दर पर अफसुर्दा हूँ। सुबह ने मिजाही अंदाज में बात को संभाला। अहमद पार्टी को उसने असल बात नहीं बताई थी। इतनी खूबसूरत लड़की और तुम्हारा यूं परेशान होना कुछ जचता नहीं है, अहमद ने फलसफियाना अंदाज में कहा। अच्छा यार दफ़ा करो इस जिक्र को, तुम बताओ कि इरादा क्या है। कैसा इरादा, केटू के बेस तक जाने का? तुम्हारा शायद कोई पेच अपनी जगह से हिला हुआ है, अहमद ने हैरानी से कहा। अल्लाह के बंदे, अक्टूबर का दरमियान है और तुम केटू के बेस पर जाने के ख्वाब देख रहे हो। मरवाने का इरादा है क्या? यार मैंने तो ज़रूरी ख़रीदारी भी कर ली है, मेरा मतलब अपने खाने पीने की छोटी मोटी अशिया ख़रीद ली है, एक नया स्लीपिंग बैग भी ख़रीदा है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। ये सब बातें अपनी जगह, मगर भाईजान आने वाली गर्मियों का इंतज़ार कर लो। यकीन मानो कोह पैमाई का हद दर्जा शौकीन होने के बावजूद मैं बर्फ़ की मौत से बहुत डरता हूँ। ठीक है तुम ना आओ, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। ऐसा करो अपनी बीवी को साथ ले जाओ, मेरा मतलब है अगर उससे जान छुड़ाना चाहते हो, अहमद ने कहकर लगाकर मशवरा दिया। नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, बहरहाल सुकरदू तक तो मैं जाऊँगा। अब्दुल कदीर से बात हुई? सुबह ने पूछा। वो स्टोर वाला अब्दुल कदीर? हाँ हाँ वही, याद है ना नागा पर्वत के बेस की तरफ जाते हुए कितना अच्छा वक्त गुजरा था उसके साथ। उसका फ़ोन नंबर ही नहीं है मेरे पास, अहमद ने कहा। उसका नंबर मेरे पास है, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। फिर तो उसे मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा, बात करके देख लेना, तुम्हारा तो बहुत शैदाई था और याद है कितना इसरार कर रहा था दोबारा उस्तूर आने पर। अच्छा मैं कोशिश करूँगा कि उसके पास चक्कर लगा लूँ, सुबह ने कहा और अहमद ने अलविदाई कलमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। हर एक के सामने अपनी मजबूरियों का ढंडोरा पीटने और मेरी किरदार कशी की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम जानते हो कि मैं इस मामले में तुमसे भी ज़्यादा मजबूर हूँ। उसके राब्ता मुनक़ता करते ही नेहा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। तुम अपनी माँ से बात करते वक्त मेरे वालिदैन को भी नहीं बख्शती हो और अपनी बारी आने तुम्हें बड़ी जल्दी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। क्या कहा है मैंने तुम्हारे वालिदैन के मुतालिक? उस दिन क्या कह रही थी अपनी माँ को कि अब्बू को कहिए कि अपने नाम नेहात भाई को साथ मिलाकर दादा जान से बात कर लें। ठीक ही तो कहा था, वो डिठाई से बोली। अब्बू जान का नाम नेहात भाई ही तो है तुम्हारा बाप। तो मैंने क्या गलत कहा है? जिस लड़की को अपने ताया से बात करने की तमीज़ ना हो उसे बदतमीज़ बदमिजाज ना कहूँ तो क्या कहूँ? मेरा कोई ताया नहीं है, शुक्र है बाप को मानती हूँ, वरना उसका इकरार कराना भी मुश्किल हो जाता। ज़्यादा बकवास की ज़रूरत नहीं, समझे? नेहा आपे से बाहर हो गई थी। गालियाँ बकते शर्म तो नहीं आती होगी? बकवास मैंने नहीं तुमने की है, मैंने फ़कत तुम्हारी बात लौटाई है। बात लौटाई है कहकर वो किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई, जबकि सुबह में मज़ीद कुछ कहने से गुरेज करते हुए अपना लैपटॉप खोलकर बास्केटबॉल का मैच देखने लगा। वो बामुश्किल चंद मिनट ही मैच देख पाया था कि अश्तफ़ीला की कॉल आने लगी। जी अश्ती, उसने कॉल अटेंड करते हुए पूछा। भैया आज मेरी बास्केटबॉल टीम की लड़कियां हमारे घर आएंगी, वो आपसे कुछ सीखना चाहती हैं। ये तो ज़्यादती है ना अश्ती यार, सुबह ने एहतिजाजन कहा। भैया मेरे लिए प्लीज़, अश्तफ़ीला ने इतनी मासूमियत से कहा कि वो हंस पड़ा। ब्लैकमेल करना तो मैं खूब आ गया है, वो नाज से बोली। अपने भैया की लाडली जो हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी क्या याद करोगी? भैया जिंदाबाद, अश्तफ़ीला ने नारा लगाया। अच्छा अब ज़्यादा खुशामद की ज़रूरत नहीं है। वैसे भैया मैं आपको बताए बगैर भी अपनी सहेलियों को ला सकती थी और मुझे यकीन था कि आपने कुछ नहीं कहना था। अच्छा अब ज़्यादा सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझी?
ठीक है भैया, घर आकर मिलती हूँ। और हाँ, वो आपकी नकचड़ी दुल्हन कैसी है? अगर करीब ही बैठी है तो मैं चंद मिनट मज़ीद बातचीत कर सकती हूँ। वो क्या है कि उसे जलाते हुए बड़ा मज़ा आता है। बेवकूफ़, सुभान ने मुस्कुराते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसके साथ बात करते हुए तुम्हें बहुत प्यार भी आता है और मुस्कुराहट भी तुम्हारे होंठों से खुद ब खुद निकलती है। उसके राब्ता मुनक़ता करते नेहा ने जले कटे अंदाज में कहा। हाँ तो वो इस काबिल है ना? सुभान ने मुँह बनाया। तुम्हारी तरह डाइन तो नहीं है, ना हो सीरत ना हो सूरत, भाड़ में जाए ऐसे मूरत। तुम्हारी अश्ती और इरम बेगम से 1000 गुना खूबसूरत हो। हा हा, सुभान ने कहका लगाया। किसी और के सामने ऐसा ना कह देना। मुकाबला करा लो। नेहा से अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं एक मर्द होकर ऐसा कह रहा हूँ। यकीन मानो तुम जैसी नमूना आज तक नहीं देखी। तुम शायद अपने माँ बाप की बातें सुनकर खुद को कलोपैतरा समझ बैठी हो। मुझे तुम जैसे बेहुदा की तारीफ की ज़रूरत भी नहीं है। वो गुस्से से फुनकारते हुए कमरे से बाहर निकल आई। यकीनन एक औरत किसी दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ख़ासकर जब खुद उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना बनाया जाए। मगर सुभान से तो उसे किसी खैर की तवक्को नहीं थी। फिर भी उसे सुभान की इन बातों पर जाने की उतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो लॉन में आकर टहलने लगी। इस वक्त सुभान कमरे की खिड़की से उसे हैरानी भरी नज़र से देख रहा था। नेहा का रवैया उसके लिए हद दर्जा अनोखा था। असर के वक्त सुभान अश्तफ़ीला और उसकी पूरी टीम को प्रैक्टिस करवा रहा था। तमाम लड़कियां अश्तफ़ीला ही की हम उम्र थी। सुभान उन्हें शाम तक प्रैक्टिस करवाता रहा। प्रैक्टिस के खात्मे पर अश्तफ़ीला की तरफ से चाय पार्टी का एहतमाम किया गया था। मुलाजमों ने लॉन पर ही मेज़ें और कुर्सियां लगा दी थी। सुभान उन्हें अकेला छोड़कर वहां से जाने लगा था, मगर चंद लड़कियों ने ज़बरदस्ती पकड़कर उसे बिठा लिया। खाने पीने के दौरान तमाम ने जिद करके उसे राज़ी कर लिया था कि वो कल का दिन कॉलेज ग्राउंड में उन्हें प्रैक्टिस करवाएगा। 2 लड़कियां तो उससे बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रही थी। उनकी जो मानी गुफ्तगू समझने के बावजूद सुभान अनजान बना बैठा रहा। खा पीकर तमाम रुखसत हो गए, जबकि अश्तफ़ीला और सुभान ने अपने अपने कमरे का रुख किया। वो यूं ही कमरे में दाखिल हुआ। नेहा तो गोया उसके इंतज़ार में ही थी। लोफरपन, आवारगी और फ्लर्ट करने की भी कोई हद होती है। ऐसे नदीदे तो मुझे एक आंख नहीं पाते जिनकी राल हर लड़की को देखकर बहना शुरू हो जाए। वैसे उसकी फ़िक्र तो मेरी होने वाली बीवी को होनी चाहिए। तुम क्यों इस गम में हलकान हो रही हो? हलकान होती है मेरी जूती, तो फिर बक बक की ज़रूरत है? बक बक नहीं करती, हकाइक से पर्दा उठाती हूँ। और दुख मुझे इस बात का है कि अंकल शहबाज और इस घर के मुलाजिम तुम्हारी ओछी हरकतों को देखकर न जाने मेरे बारे क्या सोचे होंगे। यही सोचते होंगे ना कि इस गरीब की बीवी अगर किसी काबिल होती तो उसे यूँ दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत न होती। उफ़, बेचारे की किस्मत में कितनी बदसूरत और बदमिजाज बीवी आई है। बल्कि सारी लड़कियां यही बात करके मुझसे इजहार अफसोस कर रही थी। मैं जानती हूँ ऐसी परकटी कबूतरियों को। जहाँ कोई अच्छी शक्ल का लड़का देखा, वो इतना कहकर एकदम चुप हुई और फिर बात बदल कर बोली, मेरा मतलब है किसी भी तरह का लड़का देखा और बेतकल्लुफ़ हो गई। सुभान उसकी बात को पकड़ सकता था, मगर बात बढ़ाए बगैर वो गुस्ल खाने में घुस गया। उसके गायब होते ही नेहा अपने माथे पर हाथ मारकर खफीफ अंदाज में हंसने लगी। जल्दबाजी में वो कुछ उल्टा ही कह बैठी थी। रात का खाना खाकर उसने अब्दुल कदीर को फ़ोन किया। सुभान को पहचानते ही वो खुश हो गया था। अरे सुभान बाबू, कैसे हो और गर्मियाँ गुजार कर फ़ोन कर रहे हो? मैं इस वक्त गिलगित में हूँ कदीर भाई। सुभान ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। क्या? वो हैरानी और खुशबू भरी आवाज़ में चिंका। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, ये हकीकत है। उसकी हैरानी देखकर सुभान को अच्छा लगा था। तो अस्तूर कब आ रहे हो? बल्कि गिलगित जाने की ज़रूरत ही क्या थी, सीधा अस्तूर आ जाते। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ और गिलगित में अपने चचा जान के पास आया हूँ। सुभान ने पास बैठे शहबाज शाह की वजह से नेहा का जिक्र करना मुनासिब समझा था। यूँ भी इस बात से तो वो वाकिफ़ था कि दादा जान उन्हें कॉल करते या ना करते, शहबाज शाह से रोज़ाना बात करते थे और मौजूए गुफ्तगू यकीनन उन दोनों की ज़ात होता था। वो फ़ौरन शिकवा को ना हुआ। सुभान बाबू, ये भी खूब रही, आपने मुझे अपनी शादी में बुलाने का वादा किया था। कदीर भाई, ये शादी ज़रा अफरी तफरी में हुई है, इसीलिए आपको तो क्या अपने काफ़ी दोस्तों को नहीं बुला सका हूँ और माजरत ख्वाह हूँ। मगर मैं तो जुर्माना वसूल किए बगैर राज़ी होने वाला नहीं। कबूल है? सुभान ने रजामंदी करते हुए कहा। वो फ़ौरन बोला, बस ठीक है, आपको हमारी भाभी के साथ दावत खाने अस्तूर आना पड़ेगा। मैं आ जाऊँगा, उसको मजबूर नहीं कर सकता। चलो जैसे ही उनकी मर्ज़ी, मुझे तो आपसे गर्ज है। अब्दुल कदीर ने नेहा को साथ लाने पर इसरार नहीं किया था। ठीक है, 2-3 दिन तक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं शिद्दत से मुंतज़िर हूँ, अब्दुल कदीर ने कहा और सुभान ने अलविदाई अस्सलाम वालेकुम कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। टूर्नामेंट ख़त्म होने से पहले तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी
उसने जो ही बात ख़त्म की अश्तफिला उसे मुखातिब हुई। वो हंसा, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ, बास्केटबॉल की कोचिंग करने नहीं। अच्छा ठीक है, गुस्से से कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अरे अश्ती बात सुनो। सुभान ने जल्दी से उसे आवाज़ दी, मगर वो सुनी अनसुनी करते हुए अपने कमरे में घुस गई। ले जी, अब ये खफा हो गई और अब इसे मनाना दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, शहबाज शाह ने हंसते हुए कहा था। ज़रूरत ही क्या है मनाने की, नेहा ने मुंह बनाया। उसकी बात पर शहबाज शाह के चेहरे पर नागवारी के असरात नमूदार हुए, मगर उसने मुंह से कुछ कहने से गुरेज किया था। अलबत्ता सुभान खामोश नहीं रहा था। नहीं अंकल, अश्ती मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकती। अभी देखिए चंद मिनट बाद ही हम दोनों सूप पीने बाजार जा रहे होंगे। सुभान की बात ने शहबाज शाह के चेहरे पर नेहा की तल्खपात से पैदा होने वाले असरात मादूम कर दिए थे। वह शफकत से बोला, वो आइसक्रीम ही खाएगी बेटा। मुझे कौन सा काटती आइसक्रीम। सुभान ये कहकर अश्तफिला के कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि नेहा ने बुरा सा मुँह बना लिया था। दरवाज़ा खटखटाकर वो अंदर दाखिल हुआ। वो अपने बिस्तर पर मुँह फुलाए बैठी थी। कसम से अगर मुझे पता होता कि मेरी नन्ही बहन नाराज़ होकर इतनी प्यारी लगती है तो मैं रोज़ाना सुबह सुबह ही तुम्हें नाराज़ कर दिया करता। मुझे आपसे बात नहीं करनी, और अगर मैं कहूँ कि आइसक्रीम खाने चलते हैं तो क्या जवाब मिलेगा। आपकी नकचड़ी बीवी साथ नहीं जाएगी और आप टूर्नामेंट ख़त्म होने तक कहीं नहीं जाएंगे। अश्तफिल्ला ने फ़ौरन लड़ाई ख़त्म होने का ऐलान किया। बिल्कुल मंजूर है, सुभान ने बगैर किसी तकरार की रजामंदी जाहिर कर दी। तो चलें। वो खुशी से चहकते हुए खड़ी हो गई। अंकल तो कह रहे थे अश्ती को मनाना बहुत मुश्किल है, तुम तो एक आइसक्रीम पर राज़ी हो गई हो। मैं खफा कब हुई थी, अश्तफिल्ला ने कहका लगाया। भाइयों से भी कभी बहनें खफा होती हैं भला, चलाक लड़की। सुभान ने उसके सर पर हौले से चपत लगाई और वो हंस पड़ी। उस नकचड़ी को साथ नहीं ले जाना भैया, समझे ना। कमरे से निकलते हुए अश्तफिल्ला ने सरगोशी की। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी, सुभान ने कहा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे इतनी जल्दी। ड्राइंग रूम में बैठे शहबाज शाह का मुंह हैरत से खुला रह गया था। मैंने क्या कहा था, सुभान फखरिया लहजे में बोला। मान गए बेटा, शहबाज शाह तहसीन अमेज़ अंदाज में सर हिलाया। नेहा ने कुछ कहने से गुरेज किया था, अलबत्ता वो अपने चेहरे पर हवेदीदा नागवारी के तासुरात नहीं छुपा सकी थी। अंकल, हम ज़रा मार्केट तक जा रहे हैं, शहबाज शाह ने कहा। हाँ हाँ बेटा जाओ, बल्कि नेहा बेटी को भी ले जाओ। वो हमारे साथ कहाँ जाना चाहेगी, अश्तफिल्ला ने जल्दी से कहा और तायद भरी नज़रों से नेहा को देखने लगे। शहबाज शाह ने हैरत से पूछा, क्यों नहीं जाना चाहेगी। उसकी मर्ज़ी, अश्तफिल्ला ने कंधे अचकाए, जबकि सुभान खामोश खड़ा रहा। शहबाज शाह से मुखातिब हुआ। नेहा बेटी, क्या वाकई तुम नहीं जाना चाहती हो। नेहा इत्मीनान से बोली। नहीं अंकल, ऐसी तो कोई बात नहीं। चलो बाजी आप भी चलें, अश्तफिल्ला ने फ़ौरन उसे दावत दे दी। मैं अपना पर्स ले लूँ। नेहा अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। शहबाज शाह भी अपने कमरे की तरफ चला गया था। चलो पार्किंग में उसका इंतज़ार कर लेते हैं, अश्तफिल्ला ने कहा और सुभान सर हिलाता हुआ उसके साथ हो लिया। मुझे मना कर दिया और ख़ुद उसे दावत दे डाली। वाह, वो तो अब्बू जान ने कह दिया और मैंने सोचा चलो इस तरह उसे जलाने का ज़्यादा मौका मिलेगा, अश्तफिल्ला ने शौकी से कहा और सुभान मुस्कुरा दिया। तुम उसके इतने खिलाफ क्यों हो गई हो। बस मुझे एक आँख नहीं पाती, मेरे भैया के लिए इस तरह की सड़ियल और मोटी लड़की नहीं होनी चाहिए थी। वैसे इतनी बदसूरत तो नहीं है। सुभान ने नेहा की गैर मौजूदगी में उसकी वकालत करने में मजायका न समझा। भाड़ में जाए ऐसी सूरत जब इखलाक ही ना हो। ए बदतमीज़ लड़की, तुम मेरे सामने मेरी बीवी की ग़ीबत कर रही हो, वो है ही इस काबिल। अश्तफिल्ला हंसी। वैसे एक बात है भैया, मैं आपकी बीवी से जलती भी हूँ। भला वो क्यों, सुभान ने हैरानी से पूछा। अल्लाह पाक ने उसे बहुत प्यारी सूरत दी है, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और फिर उसका नसीब भी बहुत अच्छा है कि उसे मेरे भैया जैसा शौहर मिला। अभी 2 मिनट पहले क्या कह रही थी तुम, सुभान ने आंखें निकाली। वो तो उसके गुरूर और अकड़पन पर गुस्सा आ जाता है, वरना हकीकत तो यही है कि वो तुम्हारे साथ बहुत जचती है। अश्तफिल्ला साफ कोई से बोली। अच्छा, अब ज़्यादा खुशामद करने की भी ज़रूरत नहीं भैया, क्यों ना उसके आने से पहले निकल जाए। वो बातें करते हुए सुभान की डबल कैबिन के करीब पहुंच चुके थे। चलो, सुभान बगैर किसी हिचकिचाहट के बोला। सच, वो खुशी से उछल पड़ी थी। बिल्कुल, सुभान गाड़ी में बैठ गया। वो भी अचक कर उसके साथ अगली सीट पर बैठ गई थी। सुभान ने गाड़ी स्टार्ट किया, रिवर्स करके दाखिली दरवाजे की जानिब मोड़ी। उसी वक्त नेहा बाहर निकले, मगर सुभान उसकी तरफ देखे बगैर गेट की जानिब चल पड़ा। चौकीदार ने जल्दी से गेट खोल दिया था। नेहा इस ख्याल से गेट की तरफ चलती रही कि शायद वो गेट पर रुकेगा, मगर सुभान ने रुकने की सहमत गवारा नहीं की थी। यूँ भी वो उसकी तौहीन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ये हुई ना बात, अश्तफिल्ला ने ज़ोरदार कहका लगाया। अब उस मगरूर को मेरी अहमियत का अंदाज़ा होगा। उस बात पर खुश थी कि शायद सुभान उसकी वजह से अपनी बीवी को नज़रअंदाज कर रहा है। इसके बावजूद कि 2-3 दिनों में ही
वो सुबान को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह अजीज़ हो गई थी, मगर उसकी वजह से वो किसी दूसरे की तौहीन नहीं कर सकता था। अलबत्ता नेहा की बात और थी, उसकी तौहीन करने और उसे अजियत पहुंचाने में उसे लुत्फ़ आता था। मार्केट तक अश्तफ़िला खुशी से चहकते हुए गई थी। सुबान उसकी नेहा से दुश्मनी पर बहुत हैरान होता था। कभी तो उसे ख्याल आता था कि अगर नेहा से उसकी शादी किसी मुआहदे के तहत ना हुई होती और वो उसकी सचमुच की बीवी होती तो नामालूम अश्तफ़िला की ये बातें कैसे बर्दाश्त करती। वो बालिश पर की छोकरी अच्छी तरह जानती थी कि किसी औरत को किस तरह हसद में मुब्तला किया जा सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं था कि सुबान के लिए उसके दिल में एक छोटी बहन के से जज्बात थे, मगर अपने जज्बात उसने जानबूझकर नेहा से छुपाए हुए थे ताकि वो उससे जलती रहे। ये अलग बात कि नेहा के दिल में सुबान के लिए इस तरह का कोई जज्बा ही मौजूद नहीं था। आज तो आइसक्रीम बहुत मीठी मीठी लग रही है। आइसक्रीम से भरा चम्मच मुंह में डालते हुए अश्तफ़िला ने सुबान को मुतवज्जा किया। उन्होंने नीचे उतरने की जहमत किए बगैर गाड़ी ही में आइसक्रीम मंगवा ली थी। अब उसका पीछा छोड़ भी दो अश्ती, वो तुम्हारी भाभी है। ठीक है, बास्केटबॉल की बातें करते हैं। बच्चों के से अंदाज में सर हिलाकर उसने फिलफौर मौजू बदल दिया था। उसी वक्त सुबान के मोबाइल फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगी थी। नेहा सुबान की गाड़ी गेट से बाहर जाते देखकर भी नहीं रुकी थी। उसका ख्याल था कि वो गेट के बाहर रुककर उसका इंतज़ार करेंगे। उसे करीब आता देखकर चौकीदार ने जल्दी से जैली खिड़की खोल दी थी। बाहर निकलकर उसे दूर जाती गाड़ी की अकबी बत्तियां नजर आई। तौहीन की शिद्दत से उसकी आंखें नम हो गई थी। गो उसका उनके साथ जाने का मकसद यही था कि वो रंग में भंग डालना चाहती थी। उसकी नज़र में सुबान अश्तफ़िला से फ्लर्ट कर रहा था और वो कबाब में हड्डी बनकर साथ जाना चाहती थी। इसके अलावा वो ये भी चाहती थी कि दादा जान को भी उन दोनों के बारे शहबाज शाह कोई उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ाता रहे। मगर सुबान को एक बार फिर उस पर वार करने का मौका मिल गया था। वो चंद लम्हे गेट के बाहर खड़ी अपने गुस्से पर काबू पाती रही और फिर वापस मुड़कर अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। वो उनके साथ जाने के फैसले पर दिली तौर पर पछता रही थी। एक बार तो उसके जी में आया कि अंकल शहबाज को ये सब कुछ बता दे, लेकिन उसमें भी उसका अपना नुकसान था कि वो फ़ौरन दादा जान तक ये बात पहुंचा देता, जो उससे किसी सूरत गवारा नहीं था। अपने कमरे में जाकर वो बेचैनी से टहलने लगी। अचानक उसके जहन में इरम का ख्याल आया। वो पहले से सुबान से खफा थी और अश्तफ़िला के बारे बताकर वो उसे मज़ीद खफा कर सकती थी। उसने फ़ौरन इरम का नंबर डायल कर दिया। हेलो। इरम ने कॉल अटेंड करने में देर नहीं लगाई थी। मेरा नंबर तो तुम्हारे पास यकीनन महफूज होगा, मतलब की बात करो, इरम ने रूखे लहजे में जवाब दिया था। इतना रूखा होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रही हूँ। तुम और मेरा फ़ायदा? इरम फीके अंदाज में मुस्कुराई। बहरहाल फरमाओ। देखो इरम, मुझे तुम्हारे सुबान से कुछ लेना देना नहीं है। तुम जानती हो कि हमारी शादी एक मुआहदे के तहत हुई है और जैसे ही हालात साजगार हुए मैं सुबान को ठुड्डा लगाकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगी। गो वो तुम्हें ऐसा कहता रहता है कि वो मुझसे नफ़रत करता है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। खैर इस मौजू को जाने दो। मेरी कॉल करने का मकसद तुम्हें यह बताना है कि यहाँ हम जिस शख्स के घर मेहमान ठहरे हुए हैं उसकी एक खूबसूरत सी बेटी भी है। मौसूफ आजकल उसी के आगे पीछे घूम रहा है, दिन भर उसे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करवाता है कि मोहतरमा कॉलेज की बास्केटबॉल टीम की कप्तान है और रात को घुमाने ले जाता है। दोनों इस वक्त भी आइसक्रीम खाने के लिए गए हुए हैं। यकीन मानो मुझे तो तुम पर तरस आता है। ऐसा दिल फेंक और नदीदा शख्स आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इरम तंज़ी अंदाज में बोली। खैर से तुम क्यों मेरी गमख्वार बनने की कोशिश कर रही हो? गमख्वार तो मैं तुम्हारी नहीं हूँ, अलबत्ता औरत होने के नाते तुमसे हमदर्दी ज़रूर है। सुबान एक दोगला और दिल फेंक शख्स है। उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारकर यकीन मानो मैं उससे मज़ीद नफ़रत करने लगी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इरम बामुश्किल बोल सकी। मर्ज़ी तुम्हारी, वैसे उसे कॉल करके तुम मालूम कर सकती हो कि वो कहाँ है। निया ने अपनी बात ख़त्म करते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया था और इतना तो वो जानती थी कि इरम ज़रूर सुबान से राब्ता करेगी। इरम की कॉल ने उसे हैरत ज़दा कर दिया था। किसकी कॉल है भैया? अश्तफ़िला ने पूछा। एक दोस्त की है, कहकर उसने कॉल अटेंड कर ली। इस वक्त कहाँ हो तुम और इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं की? इरम ने तेज़ लहजे में पूछा था। ना सलाम ना दुआ और तफसीर शुरू। जो पूछा है उसका जवाब दो। इरम नेहा की भड़काई हुई थी। तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, समझी? सुबान को भी गुस्सा आ गया था। तुम इस वक्त किसके साथ हो? इरम अपनी लय में शुरू रही। यह तुम्हारा दर्द सर नहीं है? सुबान ने जान छुड़ानी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ तुम कहाँ हो और किसके साथ हो? इस मरतबा इरम ने काफ़ी गुस्से में पूछा था। जो भी है इससे बाद में बात कर लेना, पहले आइसक्रीम खाओ। अश्तफ़िला उसे मुखातिब हुई। ये किसकी आवाज़ है? कौन है तुम्हारे साथ? इरम ने मुतवश अंदाज में पूछा था। लड़की की आवाज़ सुनकर उसे नेहा की बातों पर यकीन होने लगा था। शहबाज अंकल की बेटी और मेरी मुँह बोली बहन है अश्तफ़िला। झूठ बोलते हो तुम? इरम ने फ़ौरन शक जाहिर किया। मुझे असल बात बताओ।
यार इरम, सच कह रहा हूँ। नहीं सोबी, सच नहीं कह रहा। अश्तफीला ने फ़ौरन उसके हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन के करीब मुँह ले जाकर शोक अंदाज में कहा, शट अप अश्ती। सुबान ने उसे झिड़का और इरम को कहा, ये मजाक कर रही है। मजाक वो कर रही है या तुम कर रहे हो? और ये अश्ती क्यों कहा? उसका नाम तो अश्तफीला है ना, और वो तुम्हें किस बेतकल्फ़ी से सोबी कह रही है? इरम, वो मजाक कर रही है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही। अश्तफीला दोबारा शोखी से बोली। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सुबान को सचमुच अश्तफीला की बात सुनकर गुस्सा आ गया था कि वो खामखा उसके और इरम के दरमियान गलत फहमी पैदा कर रही थी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, गुस्से से कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा आइसक्रीम का कप बाहर फेंका और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई। अश्ती, ये क्या मजाक है, वापस आओ। उसे यूं जाता देखकर सुबान परेशान हो गया था। तुम्हारी लाडली इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और अब तुम उसकी मिन्नतें पर शुरू हो जाओ। वो दूसरी जानिब इरम अपना राग अलाप रही थी। किसी पढ़े लिखे जाहिल को समझाना वाकई बहुत मुश्किल होता है, अफसोस भरे अंदाज में कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता किया और गाड़ी से बाहर निकल आया। अश्तफीला तेज़ कदमों से एक जानिब बढ़ती जा रही थी। वो उसके पीछे चल पड़ा। इरम की कॉल मुसलसल आने लगी, जिसे नज़रअंदाज की वो तकरीबन भागते हुए अश्तफीला के करीब पहुंचा। यह क्या मजाक है? उसने अश्तफीला का बाजू पकड़कर पूछा। छोड़ो मुझे, एक झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए दोबारा चल पड़ी। बात तो सुनो। उसने दोबारा कदम बढ़ाकर उसे बाजू से पकड़ने की कोशिश की, मगर अश्तफीला ने इस मर्तबा भी उसकी बात को रद्द किया और आगे बढ़ने लगी। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, गुस्से से कहते हुए वो आगे बढ़ती रही। फुटपाथ पर 3 जवान सूप के प्याले थामे हुए खड़े थे। उनमें से एक को कोई गलत फहमी हुई थी और उसने सुबान का बाजू पकड़ते हुए कहा, मिस्टर, शर्म नहीं आती किसी अकेली लड़की को छेड़ते? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? सुबान उस पर चढ़ दौड़ा था। नौजवान तरकी बतरकी बोला, मेरा तो दुरुस्त है, अलबत्ता तुम्हारा दुरुस्त करने वाला है। एक दफ़ा तो उसकी बात पर सुबान का दिमाग घूमा, मगर फिर गहरा सांस लेकर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, वो मेरी बहन है, समझे? वो मकामी है और तुम बिल्कुल मकामी नज़र नहीं आ रहे हो, तो वो तुम्हारी बहन कैसे हो गई? अपने काम से काम रखो, सुबान ने तैश भरे लहजे में कहा। मुंह संभाल के बात करो। उसके साथ खड़े दूसरे जवान ने फिल्मी अंदाज में उंगली खड़ी करते हुए उसे तनबीह की। यार, अगर मार ही खानी है तो किसी और के मत्थे लगो। सुबान मुंह बनाकर वापस मुड़ा। उसने दूर जाती अश्तफीला को एक टैक्सी में बैठते देख लिया था। तेरी तो, पहले नौजवान ने गुस्से में आकर बढ़कर उसका गिरबान थाम लिया। अब मामला सुबान की बर्दाश्त से बाहर था। उसने घुमाकर एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा। उसी वक्त उसके दोनों दोस्त सुबान से लिपट गए थे। सुबान भी उनके साथ गुत्थम गुत्था हो गया। सुबान अकेला था और वो 3 थे, लेकिन वो इतनी आसानी से मार खाने वाला नहीं था। इस बात का अंदाज जल्द ही उन तीनों को हो गया था, जब एक अपनी नाक को पकड़ नीचे बैठ गया और दूसरा पेट पकड़कर दोहरा हो गया और तीसरा सुबान को खतरनाक नताइज की धमकियां देता हुआ अपने साथियों को संभालने लगा। अलबत्ता उनमें से एक की कलाई में बंधी हुई घड़ी की चेन ने सुबान के माथे पर भी छोटा सा जख्म लगा दिया था, जिससे खून रिसने लगा था। उसके गाल पर भी खराश आई थी। मुखालफिन को पीछे हटता देखकर उसने भी लड़ाई पर इसरार नहीं किया था। यूं भी वो उन्हें ठीक ठाक नुकसान पहुंचा चुका था। वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा, मगर उसी वक्त पुलिस की गाड़ी तेज़ रफ्तारी से वहां आन रुकी। उन्हें शायद किसी ने उस लड़ाई की इत्तला दी थी। ठहरो ओए, एक मोटे से पुलिस वाले ने उसे आवाज़ देकर रोका। क्या चल रहा है यहाँ? उसने करीब आकर पूछा। उसके बाजू पर लगी पट्टी उसे हवालदार जाहिर कर रही थी। पुलिस को देखकर दोनों जख्मी लड़के फुटपाथ पर ही लेट गए थे। उनका तीसरा साथी पुलिस को दुहाई देने लगा। थानेदार जी, यह गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा था, हमने मना किया तो हमसे झगड़ने लगा। क्यों बे, तुझे बहुत गर्मी चढ़ी है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मेरी छोटी बहन मुझसे खफा होकर जा रही थी और मैं उसे रोक रहा था। यह उल्टी सीधी बकवास करके मेरे गले पड़ गए। कहाँ है तेरी बहन? पुलिस वाले ने मानी खेज लहजे में पूछा। और लड़ाई हो जाने के बाद तो रुक जाना उसका फ़र्ज़ बनता था ना? उसे पता ही नहीं चला सर, वो तो उनसे झगड़ा होने से पहले टैक्सी में बैठकर चली गई। ये झूठ बोल रहा है थानेदार जी, तीसरा लड़का मुनमुनाया। झूठ सच का पता तो थाने जाकर चलेगा। चलो मोहम्मद अली, इन्हें बिठाओ गाड़ी में। चलो ओए, उठो। उसने फुटपाथ पर लेटे लड़कों को पाँव से ठोका लग दिया। मैं अपनी गाड़ी ले लूँ? सुबान ने अपनी काले रंग की डबल कैबिन की जानिब इशारा किया। ये आपकी गाड़ी है? इस मर्तबा हवालदार के लहजे में बदतमीज़ी का अंसर अनका था। और तो तुझे की बजाय उसने सुबान को आपसे मुखातिब किया था। जी मेरी ही है, बल्कि जिस दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है मैं अपनी बहन के साथ वहीं से आइसक्रीम खरीद कर खा रहा था। आप इस बात की तस्दीक दुकान वाले से कर सकते हैं।
ओ नहीं बाबू, इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो क्या है कि इन लड़कों को चोट मोट लग गई है तो पट्टी वगैरह तो कराना पड़ेगी ना। उसकी बात सुभान की समझ में आ गई थी। उसने जेब से 2-3 बड़े नोट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, चलो ये आप करवा लेना। क्यों नहीं जी, वो खुश दिली से मुस्कुरा दिया। सुभान फीकी मुस्कुराहट के साथ अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करते हुए वो घर पहुंचा। उसे इश्तफीला पर सख्त गुस्सा आया हुआ था। उसके साथ वो अपनी किस्मत को भी कोस रहा था कि ऐन उस वक्त इरम का फ़ोन आ जाना जब वो इश्तफीला के साथ मौजूद था। अचानक उसे याद आया कि इरम ने अपनी बात की शुरुआत इस अंदाज में की थी गोया उसे पहले से मालूम था कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ मौजूद है, और इससे साफ जाहिर था कि उसे किसी तीसरी शख्स ने भड़काया था, और 2+2=4 की तरह। ये बात तो वाज़ह थी कि तीसरा शख्स नेहा के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। थाने चौकीदार से उसे मालूम हो गया कि अश्तफीला घर पहुंच चुकी थी। गाड़ी गैराज में खड़ी करके वो तनतनाता हुआ अश्तफीला के कमरे की जाने बढ़ा। वो कंबल में रुपोश हो चुकी थी, मगर ये तो वो जानता था कि वो जाग रही थी। इतनी जल्दी उसे नींद कैसे आ सकती थी? तुम में थोड़ी सी भी अकल है? बेवकूफ़ी की भी हद होती है। सुभान सख्त तपा हुआ था। आप बराह मेहरबानी यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। उसने कंबल से सर निकाले बगैर कहा। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है ऐसा, समझी, मगर बेपरवाही की भी हद होती है। आप मेरे कमरे से निकल क्यों नहीं जाते? उसने चेहरे से कंबल उतारकर चीखते हुए कहा था, मगर उसने सुभान की तरफ देखने की जहमत नहीं की। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर शहबाज शाह अपने कमरे से बाहर निकल आया था। क्या बात है बेटा? वो इश्तफीला के कमरे में दाखिल हुआ। पापा, सुभान साहब को कहिए कि यहाँ से चला जाए, बदतमीज़ी से कहते हुए वो दोबारा कंबल में घुस गई थी। सुभान पीछे मुड़ा। अरे क्या हुआ तुम्हें? शहबाज शाह ने घबरा कर पूछा। उसके माथे पर लगे जख्म से रस्ता खून पूरे माथे को भिगो गया था। कुछ नहीं अंकल। सुभान ने रुमाल निकाल कर माथा साफ किया और फिर अपने गाल पर लगे जख्म से रस्ता खून साफ करने लगा। बेटा, ये ज़ख़म कैसे लगा? मुझे असल बात बताओ। कुछ भी नहीं अंकल, मामूली सा ज़ख़म है। सुभान अश्तफीला की ख्वाबगाह से बाहर निकल आया था। बेटा, मैं परेशान हो रहा हूँ। शहबाज शाह भी उसके पीछे बाहर आ गया था। बाहर 2-3 लड़कों से झगड़ा हो गया था। सुभान ने मुख्तसरन कहकर जान छुड़ाना चाही। अच्छा, यहाँ बैठो। शहबाज शाह ने उसे बाजू से पकड़कर ड्राइंग रूम में बिठाया और मुलाजमा को आवाज़ दी। शाहिदा। जी साहब जी। शाहिदा बावर्ची खाने से नमूदार हुई। मेरे कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाओ। शाहिदा सर हिलाती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। वो सुभान को मुखातिब हुआ। बेटा, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। अंकल, मेरी एक क्लास फेलो की कॉल आई थी। मैं उससे बात कर रहा था और अश्तफीला मुझे उससे बात करने नहीं दे रही थी। मैंने उसे हल्के से डांट दिया, बस ये खफा होकर गाड़ी से उतर गई, और आगे की तफसील उसने बगैर कुछ हज़फ किए सुना दी। इस दौरान मुलाजमा फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ रख गई थी। उसकी बात सुनने के दौरान शहबाज शाह ने पायोडीन में रुई भिगोकर उसके दोनों ज़ख़म साफ़ कर दिए थे। गाल का ज़ख़म हल्की सी खराश से ज़्यादा नहीं था, अलबत्ता माथे पर थोड़ा गहरा कट आया था। वहाँ पर शहबाज शाह ने पायोडीन में भीगी रुई रख कर ऊपर सफ़ेद टेप चिपका दी थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ बेटा, असल में अश्तफीला ज़हनी तौर पर बिल्कुल छोटी बच्ची है, और जिस शख्स से ज़्यादा मानूस होती है उसे खुद से ज़्यादा किसी दूसरे को अहमियत देते देखे तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। आपको वो अपना भाई समझती है, बेचारी तरसी हुई है इस रिश्ते को। बस इसी वजह से उससे ये हरकत सरजद हो गई। कोई बात नहीं अंकल, मैं भी उसे अपनी छोटी बहन ही समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इस प्यारे रिश्ते से तही दस्त हूँ। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे दिल की गहराइयों और खलूस से भाई कहा था, लेकिन फिर भी उसे यूँ नहीं करना चाहिए था। वो वक्ती तौर पर इश्तियाल में है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में संभल जाएगी और फिर खुद आपसे माजरत भी करेगी। यकीन करो, मैं उसका बाप हूँ, मगर बाज़ औक़ात मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ कर जाती है। आप परेशान ना हो अंकल, मैं समझता हूँ। सुभान ने शहबाज शाह को तसल्ली दी। वैसे नेहा बेटी भी तो आपके साथ थी ना? शहबाज शाह को यकीनन नेहा की वापसी के बारे में मालूम नहीं था। हाँ, वो तो गाड़ी में बैठी थी ना। सुभान ने बात खोल की। अच्छा, अब आराम करो बेटा, शहबाज शाह ने कहा, और सुभान सर हिलाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। नेहा बेड पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। सुभान पर नज़र पड़ती वो शशदर रह गई थी, मगर उसने उसके माथे से चिपकी पट्टी के मुतालिक कुछ पूछने की कोशिश नहीं की थी। उसे इत्मीनान से लेटा देखकर सुभान गुस्से से भर गया था। मेरा ख्याल है आज बेड पर सोने की बारी मेरी है। मैंने सोचा शायद तुम अपनी अश्ती के साथ मसरूफ़ हो, और ऐसी खुशगवार मसरूफियत में अमूमन पूरी पूरी रात गुजर जाया करती है। बेहुदा गुफ्तगू से बेहतर है तुम्हें जो कहा है वो करो। ये कहकर वो लिबास तब्दील करने के लिए गुसल खाने में घुस गया। नेहा भी मुंह बनाते हुए कंबल तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई थी। लिबास तब्दील करके वो खामोशी से लेट गया।
वैसे मैंने बड़े बड़े बदइखलाक और बदतहजीब देखे, मगर तुम सा कहीं नज़र नहीं आया। नेहा से खामोश नहीं रहा गया था। तो आईना देख लेना था ना, सुभान तरकीब तरकीब बोला। मुझे ना तो तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक़ था और ना मेरे लिए तुम्हारी अश्ती का साथ कोई खुशकुन अमर है। फ़कत दादा जान को मुतमईन करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ जाने की हामी भरी थी, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि अंकल शहबाज ने मुझे वापस आता देखकर दादा जान को क्या कुछ कहा होगा, और इस वजह से जाने मुझे मज़ीद कितनी अजियत सहना होगी। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि शहबाज अंकल इस बात से लाइल्म है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कसम। नेहा ने मुँह बनाकर अपनी गलत बयानी पर पर्दा डाला। तुम क्यों ना भाड़ में जाओ, और पहले भी मैं तुम्हें तनबीह चुका हूँ कि मेरे और इरम के दरमियान आने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुमने क्यों उसे फ़ोन करके उसके कान भरे हैं? तो क्या गलत किया है? तुम्हारी अयाशियों की बाबत उसे भी तो पता चलना चाहिए। आखिर को तुम्हारी होने वाली दुल्हन है। उसकी बात सुनकर नेहा को खुशी हुई थी। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि इरम ने सुभान को कॉल की थी। मिस नेहा मलिक, तुम हद से बढ़ती जा रही हो। मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊं कि तुम किसी से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहो। भूल है तुम्हारी। तुम जैसे शोधों से निपटना मुझे आता है। इस बात से सुभान भी वाकिफ था कि वह फ़कत धमकी ही दे सकता था, इससे बढ़कर उसके बस में कुछ नहीं था। वो उसे गुस्से से घूरने लगा। नेहा भी उसकी जानिब मुतवज्जा थी, और फिर एकदम सुभान को अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाना पड़ी। उसकी मोटी गुलाफी आंखों में अजीब किस्म का जादू भरा था कि सुभान के ज़हन में अनजाने जज्बे सर उठाने लगे। उसने बेड के साथ लगा लाइट का बटन ऑफ किया और कंबल में घुस गया। सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी। सुबह नमाज के बाद हस्बे आदत वो ट्रैक सूट पहनकर बाहर निकल आया। कोठी के लॉन में फिरने के बजाय उसने रोड पर भागना मुनासिब समझा। अपनी वर्जिश का रोज़मर्रा वो कभी तर्क नहीं किया करता था। वापसी पर वो कोठी के लॉन में एक्सरसाइज करने लगा। नेहा भी लॉन में घूमते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सर्दी की वजह से उसने एक मोटी सी शॉल ओढ़ रखी थी। इतनी ज़्यादा सर्दी के बावजूद सुभान पसीने पसीने हो रहा था। वर्जिश ख़त्म करके वो अंदर की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने पसीना खुश किया और फिर नहाने के लिए गुसल खाने में घुस गया। जब वो नहा कर बाहर निकला, मुलाजमा उसे अपनी मुंतज़िर नज़र आई। साहब जी, नाश्ता लग गया। बस मैं आ गया। गीले बालों पर तौलिया रगड़ कर वो बगैर कंघी किए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ शहबाज शाह और नेहा ही बैठे थे। अश्तफ़ीला गायब थी। अस्सलाम वालेकुम कहकर उसने नशीद संभाल ली। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ज़ख़म पर दवा तो लगा लेनी थी। इतना गहरा ज़ख़म नहीं अंकल, शहबाज शाह शफ़क़त से बोला। फिर भी एहतियात ज़रूरी है। अच्छा अंकल, नाश्ते के बाद हमने जाना है, सुभान ने सरसरी लहजे में कहा। कहाँ? शहबाज शाह ने हैरानी से पूछा। नेहा भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लग गई। फ़िलहाल तो अस्तूर जाएंगे, वहाँ 1-2 दिन गुजार कर सकरदू जाने का इरादा है। मेरा तो मशवरा है चंद दिन ना जाओ। नहीं अंकल, मुझे लगता है जाने के लिए यही वक्त मुनासिब है। बेटा, वो ना समझ बच्ची है, उसकी बात का बुरा न मना। अब यहीं देख लो, वो कल से अपने कमरे में घुसी हुई है, ना तो कोई बात कर रही है और ना किसी बात का जवाब ही दे रही है। अंकल, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की। यकीन मानो मैं कोशिश करूँगा कि सकरदू से वापसी फिर आपके यहाँ चंद दिन ज़रूर गुजारूँ। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, शहबाज शाह अफसरदा लहजे में बोला। वो जानता था कि अश्तफ़ीला के रवैये से सुभान को सबकी का सामना करना पड़ा था। सुभान उसकी बात का जवाब दिए बगैर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा रहा। नेहा का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। उसे पता चल गया था कि सुभान और अश्तफ़ीला के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, और यकीनन ये कल रात का वाक़या था। नाश्ते से फारिग होकर सुभान गिराज की तरफ बढ़ गया। जाने से पहले वो गाड़ी की थोड़ी बहुत सफाई करना चाहता था। गिराज से अपनी डबल कैबिन निकाल कर उसने सीमेंट से बने रास्ते पर खड़ी की और मुलाजिम को पानी की बाल्टी लाने का इशारा किया। शहबाज शाह नेहा सुभान के उठते ही अश्तफ़ीला के कमरे की तरफ बढ़ा। वो मुंह सर लपेटे अपने बिस्तर पर पड़ी थी। अश्तफ़ीला बेटी, उसने हौले से आवाज़ दी, मगर वो टस से मस नहीं हुई थी। शहबाज शाह जानता था कि वो जाग रही है। 1-2 लम्हा ठहर कर उसने कहा, मालूम है सुभान और नेहा वापस जा रहे हैं। अगर उनके खिलाफ तुम्हारे दिल में कोई नाराज़ी है भी तो उन्हें माफ़ कर दो। आखिर को वो हमारे मेहमान हैं। उसकी बात ख़त्म होने से पहले वो कंबल से बाहर थी। कहाँ जा रहे हैं वो? उसने मुतवश अंदाज में पूछा। पता नहीं। शहबाज शाह ने उसे असल बात बताना मुनासिब नहीं समझा था। वो पाँव में चप्पल डालकर सुभान के कमरे की तरफ भागी। अंदर घुसते ही उसे नेहा नजर आई, जो अपना सामान पैक कर रही थी। नेहा बाजी, सोबी कहाँ है? वो गाड़ी को सफ़र के लिए तैयार कर रहा है।
नेहा बेपरवाही से बोली। अशतफिला जिस तेज़ी से आई थी उसी सरत से बाहर निकली। नेहा खिड़की का पर्दा सरकाकर बाहर देखने लगी, जहाँ उसे सुभान गाड़ी के शीशों पर कपड़ा मारता नजर आया। एक मुलाजिम गाड़ी के टायरों को धो रहा था। अशतफिला दौड़ते हुए सुभान के करीब पहुंची थी। कहाँ जा रहे हैं आप? उसके करीब रुकते हुए उसने घसीले लहजे में पूछा, मगर सुभान की इस बात का जवाब दिए बगैर विंड स्क्रीन साफ करता रहा। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप और क्यों जा रहे हैं? इस मर्तबा उसने सुभान के बाजू से पकड़ लिया था। कहीं भी जाऊं, आपको क्या? सुभान बेपरवाही से बोला। वो बुफर कर बोली, आप ऐसे नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? सुभान सफाई छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं कहूँगी फिर भी नहीं रुकेंगे? अशतफिला ने कुलोगीर लहजे में पूछा। जब इंसान खुद दूसरे के कहने पर ना रुके तो उसे कैसे अपने कहने पर रोक सकता है? सुभान ने तंजिया लहजे में कहा। भैया मुझे माफ़ कर दो, जज्बाती आवाज़ में कहते हुए अशतफिला उससे लिपट कर रोने लगी। अरे पागल, क्या हुआ है? सुभान उसके रोने पर घबरा गया था। मैंने कल बहुत बदतमीज़ी की थी। सॉरी भैया, आप मुझे माफ़ कर दें, और मैं आपको किसी सूरत जाने नहीं दूंगी, खासकर ऐसी सूरत में तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। यूँ भी आपने बास्केटबॉल मुकाबलों तक यहीं रहने का वादा किया था। फिर ऐसा करोगी? सुभान ने होंठों पर उभरने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट को रोका। कभी नहीं। अशतफिला ने नफ़े में सर हिलाया। वो अभी तक सिसकियाँ भर रही थी। ठीक है, फ़िलहाल नहीं जाता, अब तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। ये रोनी सूरत तुम्हें बिल्कुल नहीं जचती। नहीं, आप भी मेरे साथ चलें और मुझे अपने हाथ से नाश्ता कराइए। गाड़ी की सफाई मुलाजिम कर देगा। अच्छा चलो। सुभान ने फ़ौरन हामी भर ली। उस जज्बाती लड़की के लिए उसके दिल में पाकीज़ा किस्म के एहसासात नेहा थे। और अब अपने आंसू साफ कर लो, ये ना हो मेरी बीवी को पता चल जाए कि हम में लड़ाई हुई है। अशतफिला ने उसके कमरे की खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के शीशे से नेहा वाज़िया नज़र आ रही थी। अशतफिला ने शोखी से कहा, वो नकचड़ी खिड़की से हम पर ही नज़र रखे हुए। दफ़ा करो उसे, सुभान ने कहा, और वो अंदर की तरफ चल पड़े। शहबाज शाह ड्राइंग रूम के दरवाजे से सारा मंजर देख रहा था। बरखुरदार किस वक्त तक जाने का इरादा है? उनके करीब आते ही शहबाज शाह ने मुस्कुराकर पूछा। सुभान ने शरारा से कहा, जाना कहाँ है अंकल, और ये आप मुझे ज़बरदस्ती क्यों यहाँ से भगाना चाह रहे हैं? ये सिर्फ आपका घर तो नहीं है ना, मेरी नन्ही बहन का भी घर है। यार अब मुझ पर तो इल्ज़ाम ना धरो। शहबाज शाह ने फ़ौरन हाथ जोड़ दिए थे। यूँ भी वो अशतफिला की आदत से वाकिफ़ था कि वो कितनी ज़ुदो रंज थी। पापा, मुझे सारी कहानी का पता चल गया है। आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। लो जी, यक न शुद्ध दो शुद्ध, तुम दोनों मिलकर इस बूढ़े ही को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहना। शहबाज शाह मुँह बनाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो दोनों बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े थे। अशतफिला को इस बेबाकी से सुभान के साथ लिपटते देखकर नेहा शशदर रह गई थी। उसके अंदर एक गुस्से की लहर उठी थी। छछोरी को जो ही पता चला कि उसका कुछ होता सोता जा रहा है, भागते हुए उसे रोकने के लिए आ गई। वो नफरत भरे लहजे में बुड़बुड़ाई। ना मालूम उसे क्यों इन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कैसा बाप है कि उसे अपने जवान बेटी की हरकतें ही नज़र नहीं आती। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया और पैक किया, सामान खोलने लगी। यकीनन वो नदीदा जाने का इरादा तर्क कर देगा। वो दिल ही दिल में सुभान को कोसती रही। वो काफ़ी देर बाद कमरे में आया था। उसके चेहरे पर छाई हंसी नेहा को मज़ीद सुलगा गई थी। जाना किस वक्त है? सुभान के कमरे में दाखिल होते ही उसने जल्दी से पूछा। कहाँ? हैरानी भरे लहजे में कहते हुए वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नाश्ते की मेज़ पर तुम शहबाज अंकल को क्या कह रहे थे कि अस्तूर जाना है? फ़िलहाल नहीं जाना। तो फिर पहले बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी तो कहा था ना। और तुम्हारी मिन्नत किसने की है? तुम ना तैयार होती। सीधा क्यों नहीं कहते? पहले तुम्हारी अपनी लाडली से लड़ाई हो गई थी इसलिए जा रहे थे, और अब उससे सुलह हो गई है इसलिए रुक गए हो। सही कहा, लाडली तो वो मेरी है, और जो लाहौर में मुंतज़िर है। सुभान मुस्कुराया। वो भी लाडली है। तुम जैसा फ्लर्ट, दिल फेंक और नदीदा मैंने आज तक नहीं देखा। नेहा ने नफरत से होंठ सुकेड़े। वैसे ये बताओ कि तुम मुझे हर वक्त आवारा और दिल फेंक होने का ताना देती रहती हो। क्या कभी तुम्हें भी फांसने की कोशिश की है? हालांकि बकौल तुम्हारे तुम मलका हुसन, क्लोपैत्रा, वक्त और मिस यूनिवर्स और जाने क्या क्या हो। तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं कि मेरी जानिब टेढ़ी नज़र से देख भी सको। मैं इरम या अशतफिला की तरह छछोरी नहीं हूँ। एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? सुभान एकदम संजीदा हो गया था। हा, नेहा ने कुछ जवाब देने के बजाय कहका लगाने पर इक्तफा किया था। तो फिर इरम और अश्ती के साथ मेरे ताल्लुक़ से तुम्हें क्या नुकसान? मैं जिसके साथ चाहूँ दोस्ती करूँ, जिसके साथ चाहे घूमूँ फिरूँ, जिसको मर्ज़ी आए अपनी लाडली बनाऊँ।
जिसके मर्जी आए नाज उठाऊं, ये मेरा दर्द सर है। तुम क्यों इन लड़कियों या मेरे बारे सोच सोच कर अपना खून जलाती हो? कभी उनके किरदार पर कीचड़ उछालती हो, कभी मेरे बारे बकवास करती हो। क्या मैंने आज तक तुम्हारे बारे कोई ऐसी बात की है? मैं ऐसी होती तो तुम ज़रूर करते। अच्छा मान लिया तुम ऐसी नहीं हो और मैं ऐसा हूँ, लेकिन इतना तो तय है ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो फिर दुश्मन की सलाह से तुम्हें क्या हासिल? इरम तुम्हारी दुश्मन है, अश्ती तुम्हें पसंद नहीं, फिर उनकी खैर ख्वाही किस लिए? मैंने ऐसी कोई बात नहीं किया, तुम बस मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। कैसे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? तुमने कल इरम को फ़ोन करके बताया कि मैं और अश्ती आइसक्रीम खाने के लिए गए हैं। आते वक्त भी तुमने इरम से बकवास की थी कि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ और तुम्हारे लिए तहाइफ लाता हूँ वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? क्या मैंने कभी तुम्हारे अमेरिकन पर्ल मंगेतर जाहिद से ऐसी कोई बात की है? उसके बारे बकवास की ज़रूरत नहीं, समझे? मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना, मैं तो वो कहूँगा जो मेरे दिल में है। तुम हद से बढ़ रहे हो, वो चिल्लाई। अपनी बारी पर तुम्हें बड़ी जल्दी तकलीफ़ पहुँच जाती है। बहरहाल ये मेरा दर्द सर नहीं है कि वो तुम्हारा मंगेतर है, खालाजाद है या उसके साथ तुम्हारा कोई ख़ास ताल्लुक़ है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दो। मुझसे नफ़रत करनी है 100 बार करो, मुझे बुरा समझना है 1000 बार समझो। ना मुझसे बात करने की ज़रूरत है और ना मुझे मुखातिब होने की ज़रूरत है। जितना अरसा हमने गलती से इकट्ठे रहना है, तो तुम भी अपने काम से काम रखो, मैं भी अपने काम से काम रखूँगा। तुम्हें ये गलत फहमी क्यों कर है कि मैं तुम्हारे काम में मुखल होती हूँ? नेहा ने बज़ाहिर तंज़िया अंदाज अपनाया था, मगर दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। इस मामले में हकीकतन उससे गलती हुई थी तो और मदाखलत क्या होती है? मैंने अश्ती से अपने बास्केटबॉल खेलने की मुहारत छुपा ली थी। तुमने सब कुछ फूट दिया और नतीजा देख लो, खामखा का दर्द सर मुझे मिल गया है। खामखा का दर्द सर तो खैर नहीं है, इतनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी लड़कियों को सिखाने का मौका मिल रहा है। और क्या चाहिए तुम जैसे आदमी को? नेहा ने दोबारा उस पर चोट की। अब तुम दोबारा वही बकवास कर रही हो। मैंने कहा मेरी तरफ से तुम जिसके पास जाना है जाओ और जो करना है करो। अगर मैं रोकूं, टोकूं या तंज करूं फिर बात करना। मैं तुम्हारी तरह बेहुदा नहीं हूँ, नेहा ने बुफरते हुए कहा। तुम एबटाबाद में अपने किसी अंकल के बेटे के साथ रंगरलियाँ मनाती रही हो। क्या मैंने इस बारे कभी कोई बात की है? कभी तुम्हें ताना दिया हो या कोई ऐसी वैसी बात की हो? शट अप। नेहा का दिमाग घूम गया था। क्या तुमने मुझे अपनी तरह बेगैरत समझा हुआ है? गुस्सा आया ना? इसी तरह मुझे भी गुस्सा आता है। जैसे मैं तुम्हारे किसी काम में मुखल नहीं होता। मेहरबानी फरमाकर तुम भी अपने काम से काम रखा करो। और याद रखना, इसके बाद अगर तुमने अश्ती या इरम के बारे कोई बकवास की या मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली तो देखना मैं कैसे कैसे अफसाने तुम्हारे जायद को सुनाता हूँ। वाह हयात इंसान, गुस्से से कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि सुभान आराम से बिस्तर पर लेट गया था। असर के वक्त उसे अश्ती और उसकी टीम को प्रैक्टिस कराना थी। वो थोड़ी देर आराम कर लेना चाहता था। तो ये थी आज की एपिसोड। आई नो छोटी एपिसोड है, मैंने इसीलिए छोटी दी थी कि एक दिन मैं आप लोगों को 2 प्रोवाइड कर दूं ताकि मेरे लिए उसको सेव करना और अपलोड करना आसान हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी एपिसोड उसको अपलोड करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मुझे टाइम भी नहीं ज़्यादा मिल रहा, तो इसीलिए मैं अपलोड भी नहीं कर पाती। और मैंने इतनी तफसील से स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि अब मैं क्या दोबारा बोलूँ, मैं ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुकी हूँ, तो छोड़िए इस बात को और बस अपना फीडबैक दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कीजिए। और बस इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल अगर आप लोगों को छोटी एपिसोड दूँ तो 2 एपिसोड प्रोवाइड करूँ। और इसके अलावा मैं कोई नया नावल भी स्टार्ट करूँ जल्दी। और इसके अलावा मैंने नावल्स फॉरएवर PDF में इंशाल्लाह एक नया नावल स्टार्ट करना है जल्द ही, लॉन्ग नावल होगा। और अगर आप लोग जाकर उस नावल को सुनना चाहते हैं तो जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और तोहमत तुम्हारे इश्क की नावल की 10 एपिसोड हो चुकी हैं इस चैनल पर। मैंने आई थिंक 7 या 8 एपिसोड दिए हैं, बाकी वाली एपिसोड मैंने उधर शिफ्ट कर दी हैं, तो आप लोग जाइए और उधर जाकर सुनिए। आई थिंक इधर 7 हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं उधर है। और इंशाल्लाह आज 11वीं भी एपिसोड अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना उस नावल को तो जाइए, उस नावल को सुनिए और अपना फीडबैक दीजिए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।